गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। फ्राइडे इवनिंग को टाइम निकालने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम आशीष है और मैं रीच कलेक्टिव का एक सदस्य हूँ। और मैं थोड़ा सा जो मेन सेशन है हमारा लाइब्रेरी के ऊपर, अमृता जी और मृदुला के साथ, हम उस पे आगे से बढ़ने से पहले थोड़ा सा रीच कलेक्टिव के बारे में मैं परिचय दे देता हूँ। तो हम बेसिकली 16 ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत के अलग अलग कोनों में रिमोट ज्योग्राफीज में काम करती हैं उसका एक ग्रुप है। ये ऑर्गेनाइजेशंस उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, कारगिल, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, असम, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में काम करती हैं। जमीन से जुड़ी हुई सारी संस्थाएं हैं। और एक 3 साल पहले एक थॉट आया था कि क्यों ना सब संस्थाएं मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए। और जिसके दो तीन पर्पस है। एक तो ये पर्पस था कि जो ग्रास रूट है, जो रिमोट ज्योग्राफीज है, वहां पे जो चैलेंजेस हैं शिक्षा में काम करने के, उसको हम बड़े मंच तक साझा कर सके। और इसके साथ ही क्या हम कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। और तीसरा ये था कि इन इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पास किसी न किसी थीम पे, किसी न किसी डोमेन में एक डीप टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, और क्या हम उसको लार्जर इकोसिस्टम में शेयर कर सकते हैं। सरयू, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। अच्छा। अर्चना जी, आपको थोड़ा वो आपके एंड पे चेक करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में हमने ये नॉलेज सीरीज चालू किया है। आइडिया ये था कि बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं, खासकर डेवलपमेंट सेक्टर में आजकल, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो कोर टेक्निकल स्किल्स है, एक शिक्षक होने के नाते, एक जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते, उस पे अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। अगर कोई एक एक युवा कोई ये जानना चाहता है कि किस मुझे स्टेम में इंटरेस्ट है या लाइब्रेरी एजुकेशन में इंटरेस्ट है, और वो लाइब्रेरी एजुकेशन में क्या किया जा सकता है, दुनिया में क्या काम हो रहा है और किस टाइप के संस्थाएं काम कर रही हैं, तो वो जानकारी कहाँ उपलब्ध है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऑर्गेनाइजेशन सारे मिलके इस पे कुछ नॉलेज सीरीज चालू करें, जिसमें कुछ हमारे यहाँ इन संस्थाओं में से कुछ स्पीकर्स या बाहर से स्पीकर्स को बुला के हम वो नॉलेज शेयर करें। तो ये इस सीरीज का दूसरा सेशन है। इससे पहले हमने एक और सेशन किया था पिछले महीने, जिसमें हमने बात किया था कि मेकर्स लैब, मेकर स्पेसेस और स्टेम एजुकेशन में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, किस टाइप के काम किए जा रहे हैं, क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, अगर किसी को उसके बारे में पढ़ना है तो कहाँ जा सकता है, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज हैं। और उसी सिलसिले में आज दूसरा सेशन है लाइब्रेरी पे। सेम वही थॉट है कि लाइब्रेरी पे बहुत सारा शानदार काम हो रहा है हमारे देश में। और जो पुरानी संस्थाएं उनको तो पता है, लेकिन जो नई संस्थाएं हैं उनकी जानकारी थोड़ी सी लिमिटेड है। और क्या हम वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू इंडिया में या बाहर भी लाइब्रेरी एजुकेशन में क्या है, किस टाइप के चैलेंजेस हैं और क्या स्ट्रेंथ है थ्रू लाइब्रेरी। लोग अलग अलग संस्थाएं उसी लाइब्रेरी एजुकेशन के मॉडल को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में ये सेशन है। आप सभी का स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज ये सेशन के एंड तक आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो दो लोग बात करने वाले हो साथ में, जो तीसरे हमारी मॉडरेटर हैं किरण, ये तीनों ही मतलब दो वेटरन्स हैं लाइब्रेरी एजुकेशन में। दे आर वन ऑफ द बेस्ट। एंड प्लस किरण हैज बीन वर्किंग अ लॉट इन लाइब्रेरी स्पेस थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो साथ मिलके कुछ हम लोग मिलके सीखते हैं। किरण, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आशीष, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और नमस्ते साथियों।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशीष के साथ साथ मैं भी आप सबका स्वागत कर रही हूँ रीच कलेक्टिव की तरफ से। और इस उपक्रम रीच कलेक्टिव और उपक्रम के नॉलेज सेशन में जैसा कि आशीष ने बताया, इसका इस सेशन का नाम भी है लाइब्रेरी अ ग्रोइंग मूवमेंट पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। एक बढ़ता हुआ आंदोलन है लाइब्रेरी। और किस तरह से इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, कैसे किस तरह की संभावनाएं हैं, आज हम सब उसी पर बात करने वाले हैं। अ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इतने सारे लोग जुड़े हैं जो कि अपने अपने रीजन में अपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं लाइब्रेरी में। लेकिन हम लोग अपने लेवल पे, संस्था के लेवल पे हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। एक इंडिविजुअल भी अगर लाइब्रेरी को शुरू किया है तो उसकी भी अपनी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कई तरह की चुनौतियां हो सकती हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। उसमें आप लोग सभी पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे यकीन है कि आप सब किताबें खूब पढ़ते हैं, तभी आज हम सब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे पास 175 लोगों ने साइन अप किया हुआ था, तो हमारा उत्साह और भी बढ़ा हुआ है। सो चले एक हम आइस ब्रेकर एक्टिविटी है जिसमें सिर्फ आपको अपने चैट बॉक्स पे अपनी कोई एक फेवरेट किताब के बारे में लिखना है। वो कौन सी आपकी फेवरेट किताब है और उसने कैसे आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब यहाँ लिखने वाले हैं। बहुत सारी किताबों के नाम हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे। हम 1 मिनट का इंतजार कर रहे हैं आप सभी का। दिवा स्वप्न, डियर मिस्टर नायडू, वाह, भगवत गीता, जानू मैं क्या जानू, गुरुकुलम, प्यारी मैडम, वाह, बहुत सारी किताबें आ रही हैं। और किताबों का नाम पढ़ के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सारे एजुकेटर्स एक साथ आए हुए हैं यहाँ पे। आई समझा गीता। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग ये पूरा नोट करके रखेंगे ताकि हमें भी समझ में आए कि अगर हमने कोई किताब नहीं पढ़ी है तो हम आपस में भी उन किताबों को एक्सचेंज करके पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं उन किताबों के नाम। बेटियां भी चाहिए, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा इस एक्टिविटी में। तो आइए हम अपने स्पीकर्स का वेलकम करते हैं। और वैसे तो हमारे दोनों स्पीकर्स इतने दिग्गज लोग हैं जिनका परिचय देना बहुत वो परिचय के मोहताज दरअसल नहीं है। पर हमें बताना चाहिए जब हम कोई कार्यक्रम किसी को बुलाते हैं उसके सम्मान में ये बात जरूर कहते हैं कि वो क्या करते हैं। तो हमारी स्पीकर्स हैं अमृता पटवर्धन। अमृता जी टाटा ट्रस्ट में एजुकेशन टीम को हेड कर रही हैं। आप एजुकेशन पोर्टफोलियो को लीड करती हैं जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता और समता को आपने केंद्र में रखा है। टीचर एजुकेशन, क्रिटिकल लिटरेसी और चिल्ड्रन लिटरेचर को मजबूत करते हुए आप शिक्षा के इन तत्वों के ऊपर काम कर रही हैं। अमृता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू किरण। और साथ ही हमारे साथ एक्टिविस्ट मृदुला कोशी। मृदुला कोशी, आप फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं और संचालन समिति में हैं। आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं और द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट एनसीआर और दिल्ली की मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। आप खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हैं कि क्योंकि आपको फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क का हिस्सा होने का मौका मिला है, जिससे उन्हें एक और नए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला है, जहां उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया में न्यायपूर्ण और समान दुनिया के लिए काम कर रही हैं। थैंक यू मृदुला, आपने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। Thank you for inviting me. इट्स आवर प्लेजर मृदुला। आगे बढ़ने से पहले जब आप लोगों ने साइन अप किया था तो हमने एक फॉर्म दिया था। तो आज हम जब
मृदुला जी के लिए और अमृता जी के लिए हमने जब बहुत सारे प्रश्न रखे हैं, तो आप सबके जो प्रश्न उसमें आए थे, आपने जो साइन अप के दौरान बताया था कि आप इन बिंदुओं को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं स्पीकर से, हमने उन बिंदुओं को इन क्वेश्चंस में रखा हुआ है। कुछ ऐसे भी प्रश्न आए हैं जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, तो हमें लगा कि हम बहुत सारे कंटेंट एक साथ नहीं लेकर यहाँ 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो हमारा समय है हम उसमें नहीं कवर कर पाएंगे। तो हमने जो लिटरेचर से रिलेटेड कंटेंट है उसको अभी अलग रखा है, उसको हम पार्ट 2 में जरूर एड्रेस करेंगे। तो हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया हुआ है। तो चले हम समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और अमृता जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। हमारा जो पहला प्रश्न है आपके लिए ही है, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हैं, और सभी कहीं ना कहीं मतलब डेडिकेट होकर के लाइब्रेरी इनिशिएटिव कर रही हैं, और अलग अलग जगहों पे हैं। वो बहुत भीतर का गांव हो सकता है या कोई शहर का एक हिस्सा भी हो सकता है, और हर जगह हम देखते हैं कुछ ना कुछ हमारे लिए चैलेंजेस आते ही हैं। वो किसी भी तरह का चैलेंज हो सकता है, वो फाइनेंशियल चैलेंज हो, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स का हो सकता है, कम्युनिटी अवेयरनेस का। ऐसे बहुत सारे चैलेंज हम रोज अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका इस संस्था में काम करते हुए इस तरह के कोई अनुभव जो रहे हों, आपने इस तरह के कुछ अनुभवों को देखा हो, और जब इस तरह की चुनौतियां आप आई तो उन चुनौतियों को आपने कैसे ओवरकम किया? क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं आप लोगों की इन चुनौतियों को ओवरकम करने के लिए? और क्या ऐसा कोई फोरम है जिसमें हम हम जो लाइब्रेरी प्रैक्टिशनर्स हैं अलग अलग जगहों पे, वो इस ऐसे फोरम में आकर के, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी इन चुनौतियों को लेकर के बातचीत करें, या कोई ऐसा सॉल्यूशन उनके लिए निकल के आए? सॉल्यूशन नहीं भी होगा तो हम एक दूसरे से बातचीत के दौरान कुछ चीजों को निकाल सकते हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे फोरम्स भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? अगर नहीं है तो हमें ऐसे फोरम्स भी क्रिएट करने चाहिए। थैंक यू किरण। मैं थोड़ा बाइलिंगुअल बात करूंगी, यदि ठीक है तो, बिल्कुल क्योंकि मैं बहुत जी। शायद सब चीज़ हिंदी में ठीक से नहीं बता पाऊँ। तो मुझे ये लगता है बिल्कुल किरण कि आप जैसे जो लोग अलग-अलग जगह पे रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्योंकि हर सिचुएशन इतनी अलग होती है कि उसमें कुछ उस तरीके का एक जनरलाइज सॉल्यूशन तो नहीं मुझे बताने जैसा लगता है। लेकिन लाइब्रेरी जहाँ जहाँ सस्टेन हो पाई है और एक तरीके से ग्रो हो पाई है, और दूसरे उदाहरण ये भी दिखते हैं कि कुछ काम काफी जोर शोर से शुरू होता है पर कभी कभी फिर वो रुक जाता है अलग अलग कारणों से। तो उस तरीके के दो सिनारियोज देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक तो डेफिनेटली उसमें रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की किस तरीके से जुटा पाए हैं वो कारण एक रहता है। लेकिन जहां जहां एक रोबस्ट काम उभरते हुए देखा है वहां इस कारण से नहीं वो आगे बढ़ा है कि उनके पास अनलिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, लेकिन जिन्होंने भी काम शुरू किया उसमें एक तरीके का एक क्लैरिटी, विजन की क्लैरिटी यदि है और एक बहुत कन्विक्शन है कि जो जो हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो फिर उससे अलग अलग तरीके के रास्ते लोग निकाल पाते हैं। कभी कभी काम थोड़ा छोटा सिकुड़ जाता है और फिर बेहतर ग्रो हो पाता है। तो मुझे एक ये लगता है कि जो चला रही है टीम, उसकी ऊर्जा, उसकी विजन, उसकी क्लैरिटी यदि जहाँ पे वो सघन है वहां वो अलग अलग फॉर्म में काम आगे बढ़ता है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे कुछ कुछ जगह पे अपन ने देखा कोविड के समय पे एक बहुत अलग तरीके का चैलेंज सबके ही सामने आया था, और जिस तरीके से अलग अलग उस पे समाधान लोगों ने निकाले उसमें मुझे खास करके दिखा कि जहाँ हमारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था और जहाँ मैं थोड़ा करीबी से देख पाई कि लाइब्रेरी रिलेटेड काम जहाँ
स्कूलों में काम करने के लिए कुछ एक तैयारी की गई थी और स्कूल्स तो अचानक बंद हुए, तो वो तो स्थिति सबके लिए थी। लेकिन जहाँ उस तरीके के टीम्स थे जो ट्रेन थे, एक कन्विक्शन था, तो उन्होंने बहुत इनोवेटिव और अलग-अलग तरीके निकाले कि झोला लाइब्रेरी दिखी, कुछ जगह पे ऐसे ओपन लाइब्रेरी के स्टैंड्स बने कि जहाँ लोग अपना आए जाए, वहाँ किताबें रखे, एक्सचेंज करे। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी या कम्युनिटी से लोगों ने ऑफर किया कि आप हमारे वरांडा में जगह है तो वहां थोड़ी किताबें रखिए। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि कंस्ट्रेंट सब जगह थे, लेकिन सब जगह वो दरवाजे नहीं खुल पाए। जहाँ पे एक तरीके से वो एक ट्रेन कैडर था जिनको कन्विक्शन था लाइब्रेरी के काम के ऊपर और बच्चों को एक निरंतर पढ़ने से जोड़ के रखने के बारे में, वहाँ अलग अलग बहुत ऑर्गेनिकली और जमीनी तौर से सॉल्यूशंस निकले। उसमें ऐसा नहीं था कि टाटा ट्रस्ट ने सबको बोला कि आप ऐसा करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर वो एक रिस्पांस जो दिखा उससे मुझे और कन्विक्शन लगा कि जहाँ लोगों के कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट हो पाया है और राइट तरीके के लोग जुड़ पाए हैं उससे, then I think different kinds of solutions evolved, which was very, very heartening to see. In terms of the forum and a platform that you're talking about, I think Mridula would be the best person to talk about the Free Library Network effort, of course. So I will maybe it would be best to hear that from her. पर जो टाटा ट्रस्ट के काम के थ्रू लाइब्रेरी एजुकेशन में, एक वो लाइब्रेरी एजुकेशन ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ये एक धीरे धीरे एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश हुई है लाइब्रेरी एजुकेटर्स कोर्स के जो अलमनाई धीरे धीरे बने हैं, तो वो एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस कह सकती हूँ। एक बहुत वो इनफॉर्मल फोरम है, शायद वो पर्याप्त नहीं है, और गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ geographies, groups, people, we maybe need many more forums, but that is one evolving kind of alumni forum where I have seen that थोड़ी कोशिश यदि उसको इकट्ठा रखने की हम कर पाते हैं तो वो एक दूसरे को ऊर्जा दे पाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं या अलग अलग समस्याएं आई हैं उसको कैसे सुलझाने की कोशिश हुई है, तब जब practitioners are themselves able to share, it is lot more sort of real and useful, and also it gives a sense of a shared, everybody being part of a shared sense of a community rather than on a day-to-day basis sometimes you feel isolated. So I'll pause here. I think Mridula can share more on the network building and the experience around it, but I think it is for all of us to also deliberate कि कौन सी जरूरतें अभी नहीं फुलफिल हो रही है और उसके लिए हम साथ में क्या करें। तो ऑडियंस से भी कुछ यदि उस तरीके के क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी मैं सुनना चाहूंगी एक तरफ। बिल्कुल। मृदुला, आप इसमें ऐड करना चाहेंगी? जैसा अमृता बोल रही हैं कि फोरम्स के बारे में, तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। जी, तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ जिसको हम फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क कहेंगे, एंड इसमें अराउंड 160 प्लस लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस अभी जुड़े हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि शुरुआत में आशीष आपने कलेक्टिव कहा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम भी एक तरह से एक कलेक्टिव है। नेटवर्क दूसरा शब्द है कलेक्टिव के लिए, एंड इसमें एक बहुत बड़ी पहचान है जो अभी जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूंगी। लाइक अमृता, मुझे भी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, तो प्लीज आप थोड़ा मेरे साथ लाइक पेशेंस रखेंगे, तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, दोनों भाषा यूज करते बात करूंगी। तो आज अगर हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है तो इसको समझने का जरूरत है। जब हम कलेक्टिव बना रहे हैं, जब हम नेटवर्क बना रहे हैं, हमें समझना है कि हम किस चीज के लिए बना रहे हैं, किस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं। और आज हम काम करते ये पहचान ले कि ये काम करने का, इस चीज पे काम करने का, किसी और चीज पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर पे काम नहीं कर रहे हैं,
हम लाइब्रेरीज पे फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क में काम कर रहे हैं। तो ये सब कैसा हुआ और क्यों हुआ कि हम इस चीज पे काम कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी मूवमेंट जो है एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही लंबी ऐतिहासिक संघर्ष से बनी मूवमेंट है। तो आई वुड से कि जब जब से इंडिया सबकॉन्टिनेंट में, हमारे सबकॉन्टिनेंट में, हमारे देश में, इंडिया में, जब से we've had कास्ट सिस्टम, जातिवाद जब से चली है, और उससे अलावा अलग तरीके के भेदभाव जैसे कि पेट्रियार्की के थ्रू जो जेंडर से रिलेटेड भेदभाव होती है, जो हमारे देश में काफी ताकत से ये भेदभाव चलाया जाता है, तो इससे भी रिलेटेड जितनी भी लंबी स्ट्रगल है, उतनी लंबी स्ट्रगल रही है लोगों का टू एक्सेस रीडिंग। तो हमें मालूम है कि रीडिंग इस सबकॉन्टिनेंट में जातिवाद से भी पुरानी चीज है। रीडिंग एंड राइटिंग एक बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक चीज है यहाँ पे, और जब से जातिवाद हमारे सोसाइटी में ताकत से और आगे बढ़ता गया, उसमें हमारे अपने ताकत कम करने के लिए हमारे का मतलब हम सब लोग जो जातिवाद से खिलाफ भी बोलना चाहेंगे, और उसके होते हुए हम में से जिसका राइट्स कम किया जाता है, और हमारी सोसाइटी बनाने में हम जो पहचान रहे हैं कि एक बराबरी की ताकत हम सबको चाहिए होता है। तो इसमें जितनी भी लंबी संघर्ष हुई है, उसमें ये संघर्ष भी हुआ है कि लोगों के ताकत बनाने में उनको रीडिंग की कैसे प्रयोग करना है और वहां तक वो कैसे पहुंचेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये भी हुआ है, मनुस्मृति में देखो या पूरे दुनिया के इतिहास में भी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जब गुलामी का समय था, उसमें भी आप देख सकते हो कि रीडिंग कैसे खत्म किया जाता है या कम किया जाता है, और उसकी ताकत किसी किसी के पास कैसे बंद किया जाता है, ताकि ये हायरार्किकल ना बराबरी वाली दुनिया संभलते हुए चले। तो आई होप मैं थोड़ा बहुत क्लियरली बता रही हूँ। आई सॉ हमारे चैट बॉक्स में जब आपने बुक्स की रिकमेंडेशन मांगे थे, तो आई थिंक एटलीस्ट 2 जने ने कहा, एक TCLP मेरे अपने लाइब्रेरी, द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से जुड़े, और एक जिनको मैं पहचानी नहीं, दे बोथ सेड एनाइलेशन ऑफ कास्ट। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो स्ट्रगल शुरू किए थे इंडिया में, वो उनसे पहले जो स्ट्रगल थे उसमें जोड़ के किए थे, हम भी उसी में जोड़ के फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क के काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ताकतवर चीज है समझना, बिकॉज अगर हम एक्सक्लूजन, लोगों को रीडिंग से बाहर कैसे किया जाए, उस पर ध्यान लाए, तो बहुत अच्छे से हम उस ताकत यूज कर सकते हैं समझने को कि हम वो एक्सक्लूजन खत्म करते हुए लोगों को इंक्लूड कैसे किया जाएंगे। तो इसमें ऑब्वियसली लाइब्रेरियन अमृता जी ने जो लाइब्रेरी एजुकेटर की बात की थी, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। एंड आई थिंक आई एम अंडरस्टैंडिंग कि हमारे बीच आज बहुत सारे लाइब्रेरियंस भी होंगे। तो अगर लाइब्रेरियंस खुद को एक लाइक, जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई एज एक्टिविस्ट या एज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, इसीलिए क्योंकि मैं लाइब्रेरियन रोल भी अपना समझती हूँ, बट साथ में एक पॉलिटिकल माइंडेड लाइब्रेरी एक्टिविस्ट भी खुद को कहती हूँ। रिसेंटली हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिसमें 5-6 हजार लोग आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थी उसमें। एंड उसमें हम ये चीज लेके गए थे कि हम एज ए नेटवर्क, एज ए कलेक्टिव, जातिवाद से खिलाफ काम करते लाइब्रेरीज जो हम बना रहे हैं, उसमें पूरे देश के अंदर एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत होगी, तभी लाइब्रेरी बनेगी। जैसे मैंने कहा, ताकत हम पुराने जो संघर्ष, ऐतिहासिक संघर्ष है, तब पाते हैं जब हम समझते हैं कि हमारा उसमें रोल क्या है। तो एक नेशनल फ्री लाइब्रेरी पॉलिसी बनाना, एक पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बनाना हमारे सरकार का काम है, और उसके अंदर एक बराबरी वाली दुनिया जो फ्री के साथ ही हो सकता है, वो लाइब्रेरी के अंदर कैसे लाया जाए, ये भी एक
हमें अंडरस्टैंडिंग उस चीज से मिलती है कि हम एक्सक्लूजन के अगेंस्ट हैं। तो इंक्लूजन के लिए एक्सक्लूजन समझना है, और इंक्लूजन के लिए हम काम करेंगे तो अपनी इंक्लूजन वाली काम छोटे छोटे लाइब्रेरीज के अंदर, बरामदों में, लोगों के घर के कोने में, जहाँ भी हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक मामला है समझते हुए एक कंटेम्पररी पॉलिटिकल मोमेंट में भी काम करना जरूरी लगता है हमें। तो ये हमारे लिए एक ताकत है। जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाई कि हम अगर ऐसे किसी फोरम की जब बात करते हैं तो हमारे पास जैसे अमृता ने कहा कि एलईसी एल्यूमनाइज का भी एक प्लेटफॉर्म है, एफएलएन है। इसके अलावा हम अभी और सोचेंगे, आप लोग फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क की एडवोकेसी भी कर रहे हैं, तो अभी हमें और भी ऐसे क्योंकि इतना बड़ा दुनिया है, इतने सारे लोग हम काम कर रहे हैं, तो हमें उसमें बहुत इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की बहुत महसूस होती है। मृदुला, इसी में मैं मतलब आप जब हम इस नेटवर्क की बात भी कर रहे हैं, और क्योंकि आपका पूरा अनुभव मैं देखती हूँ कि आपने कम्युनिटी लाइब्रेरी के लिए बहुत काम किया है। हम लोग जब ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, जब हम काम किसी कम्युनिटी में लाइब्रेरी शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कम्युनिटी का बहुत उत्साह रहता है, वो आते हैं और उसमें इंगेज भी होते हैं। पर धीरे धीरे जब हम देखते हैं तो उनका धीरे धीरे वो उत्साह भी खत्म होने लगता है। इस उनके उत्साह को फिर बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कर देंगे, कोई इवेंट करते हैं। पर जैसा हम पहले भी मैंने बात की कि हम सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा फाइनेंशियली क्राइसिस में रहते ही हैं। तो ये एक्टिविटी या जो इस तरह के हम इवेंट्स करते हैं, तो उसमें हम फाइनेंशियली हम देखते हैं कहीं कहीं हमारा हम थोड़ा चीजों को वहां पे खर्च भी कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि बियॉन्ड इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स हम ऐसे क्या इनोवेटिव अप्रोचेस हमारे पास हो सकते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में फिर से लोगों को इंगेज, मतलब वो लगातार इंगेज करते रहें और कम्युनिटी का इंटरेस्ट उस लाइब्रेरी में बराबर बना रहे। आप लोग क्योंकि टीसीएलपी का मैं देखती हूँ वहाँ लगातार फुटफॉल्स होती हैं, तो वो हम रिमोट जियोग्राफी में जो लोग हैं उसको हम किस तरह से उनके कम्युनिटी को बरकरार रखें, उनके उत्साह को। Thank you for this question. So, like I said earlier, if we understand exclusion, then we can understand inclusion. तो इसमें बारीक चीजों में भी ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बारीक का मतलब जरूरी नहीं है कि इस अंडरस्टैंडिंग से हम नेशनल पॉलिसी के ही डिमांड करें, इसी अंडरस्टैंडिंग से हम प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। तो अगर हम रीडिंग को समझ लेंगे ऐतिहासिक तौर पे, तो हम समझ लेंगे कि काफी हमारे आज जो सदस्य है लाइब्रेरी के अंदर हो या वो गेट के बाहर झिझक के खड़े हैं, अंदर आ नहीं पा रहे, तो उनके साथ कैसे प्रोग्राम्स बनाना है। तो वैसे प्रोग्राम्स जिससे उनकी जो रीडिंग के साथ ह्यूमिलिएशन रहा है, शर्म उनके साथ फोर्सबली क्रिएट किया गया है, कि उनके ऊपर एक ऐसे दबाव आ गई है जिससे वो डर रहे हैं किताबों से, लाइब्रेरी जैसे स्पेस से, शिक्षा से। तो उसमें हम कैसे प्रोग्राम क्रिएट करें, इसके लिए आई थिंक मैं 1 मिनट लेके बात करती हूँ कि एक तो वो ऑलरेडी डर रहे हैं, तो कहाँ तक जरूरी है कि हम उनके डर खत्म करने के लिए काम करें। तो दूसरा कि उनके डर का क्या क्या कारण हैं। तो इसमें जितना जरूरी है नेशनल पॉलिसी, उतना जरूरी है कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस। हमारे अपने लाइब्रेरी के अंदर की मैं बात कर सकती हूँ, बट ये आई थिंक फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क के कई या सारे लाइब्रेरीज में जरूर इट विल बी ट्रू कि वो लोग भी ऐसे प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। और हमारे नेशनली जो भी ट्रेनिंग्स हुआ है इसमें हमने काम किया है, बात किए हैं कि एक बहुत ही जरूरी चीज है कि हमारे पेडागॉजी, हमारे तरीका लोगों के साथ शिक्षा करने का, इसमें हम प्यार से काम किया करते हैं और लोगों को एक तरह से बराबर
इवन छोटे बच्चों को एक तरह से एक दूसरे के बराबर और सिस्टम के अंदर, लाइब्रेरी एक छोटी सी जो सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो एक वरांदे में बन रही है तो भी उसमें एक सिस्टम है, तो उसमें प्यार से किसी का वेलकम करने का मतलब है कि हम एकदम फ्री मेंबरशिप बना के रखते हैं। और वो एडमिशन फॉर्म में हम किसी से वो आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं। हमारे मेंबरशिप में ऐसे लोग हैं जो बिहार से अपने गांव छोड़ के बड़े मजबूरी में शहर पहुंच गए हैं, दिल्ली में। तो द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में आते वक्त शायद वो हिंदी ठीक से नहीं बोल रहे हैं, इंग्लिश तो दूर की बात है, जिस भाषा में वो बोल पा रहे हैं उसमें भी वो हेजिटेट कर रहे हैं बताना कि उनके पास वो जन्म पत्री नहीं है, और वो कार्ड जो बना है वो गांव में रह गया है, या शायद कभी बनी नहीं है और उनको मालूम नहीं है शहर आके कैसे बनाना है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम कोई आईडी प्रूफ भी नहीं मांग रहे हैं, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग रहे हैं। तो फ्री मेंबरशिप, वार्म वेलकम, आप प्लीज अंदर आइए। ज्यादा से ज्यादा दिन हम, और ज्यादा से ज्यादा समय दिन के अंदर हम गेट के साथ खड़े हैं, और गेट पे खड़े हम लोगों को अंदर इनवाइट कर रहे हैं। हमारे लाइब्रेरी में एक मेरे लीडर के साथ मेरी बात हुई थी, जो काफी छोटे उम्र के थे उस समय जब हमारी बात हुई, शायद 14-15 साल के थे। और वो 2-4 साल पहले की बात मुझे बता रहे थे कि जब वो 9-10 साल के थे, वो 5 महीने तक हमारे लाइब्रेरी के बाहर अपने दोस्त का वेट किया। दोस्त के कहने पे भी वो अंदर नहीं आए। दोस्त जो लाइब्रेरी में मेंबर थे, सदस्य थे, आ रहे थे, निकल रहे थे, क्योंकि इनको लगा कि ये मेरे लिए जगह नहीं है। और ऐसे मैंने बहुत बहुत सारे लोगों से बात की है लाइब्रेरी में। ये लीडर बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाया, बट बिहेवियर से भी मैं शायद हजारों लोगों के बिहेवियर अब देख चुकी हूँ कि वो किस ह्यूमिलिएशन के साथ वो गेट तक आके रुक जाते हैं। तो हम अक्सर लाइब्रेरी में ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम बाहर से अंदर बुला रहे हैं लोगों को। हम घर घर जाके, घरों में नॉक नॉक करके बात कर रहे हैं कि किताब क्या है, हाथ में किताब लेके जा रहे हैं। और जब लोग अंदर आ जाते हैं, सदस्य बनते हैं, फ्री मेंबरशिप के थ्रू एक दूसरे के साथ एक बराबरी महसूस कर रहे हैं, तो एक बहुत ही ताकतवर करिकुलर अप्रोच है। करिकुलम के थ्रू हम 2-4 चीजें करते हैं, बट एक है कि हम कहानी लोगों के साथ किताब खोल के पढ़ते हैं, जिसमें लोगों के जो पहले से, बचपन से हम इंसान जो है बात करना अपने मम्मी पापा भाई बहन पड़ोस में जितने लोग हैं उनसे सीख रहे हैं, वैसे ही हमारे पास बुक्स होते हैं, तो हम बुक्स भी मम्मी पापा भाई बहन पड़ोस से 2 हफ्ते की उम्र से लेके हम ले सकते थे। बट काफी रुकावट और ऐतिहासिक रुकावट के बाद भी जब कोई अंदर आ रहे हैं तो वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हो। गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके अच्छे से सीख के आए हैं रीडिंग कैसे करना है, तो भी वो इतने अटक अटक के पढ़ रहे हैं, बिना प्रभाव पढ़ रहे हैं, उनका कोई एंजॉयमेंट नहीं है पढ़ने में। ना वो पढ़ते समय पढ़ के अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है। तो पहले से ये बातचीत करने वाले इंसान अपनी दिल की बातें, दुनिया के बातें, लाइफ की बातें एक दूसरे को कहानी में बातचीत के द्वारा बता रहे हैं, इसका ताकत, ओरल स्टोरी टेलिंग का ताकत हमारे पास ऑलरेडी है, जिसमें हमारी ह्यूमिलिएशन बहुत कम है, हमारी ताकत ज्यादा है। तो रीड अलाउड एक ऐसी चीज है जिसमें हम किताब खोलते उस ताकत का प्रयोग करते हैं कि हम वो कहानी आउट लाउड पढ़ के सुनाते हैं। एकदम सबको समझ आ जाता है कि मैं रीडर हूँ, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज नहीं है जो एक इंसान अकेले में बैठ के अपने आप में करते हैं। मिडिल क्लास लोगों के पास, अपर क्लास लोगों के पास, अपर कास्ट लोगों के पास जब किताबें सीमित रही हैं, लिमिटेड रही हैं, तो बाकी लोगों के पास ये मैसेज, ह्यूमिलिएटिंग वाले मैसेज गया कि किताब आपके लिए नहीं है। और रीडिंग जो चीज है वो अकेले बैठ के दुकान से खरीद के 350 रुपए में एक बुक खरीद के करने वाली चीज है, या कीमती लाइब्रेरी में कुछ पैसे जमा के जाने वाली, जाके किताब बोरो करने वाली प्रैक्टिस है, या स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर के साथ बैठ के रीड अलाउड करते हुए पाने वाली चीज है। बट एक्चुअली सबके लिए ये चीज है
जैसे हम बात करते हैं, खुद की आवाज दिमाग में सुन के अपनी कहानी खुद को सुनाते हैं, आसपास में बातचीत के थ्रू सुनाते हैं, वैसे कहानी के अंदर, बुक के अंदर जो कहानी है वो पाने के लिए रीड अलाउड हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल एक प्रैक्टिस रहा है, प्रोग्राम रहा है, जो करिकुलम के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज है कि काफी बार हम देश में रीड अलाउड की सेलिब्रेशन साल में एक बार या कुछ करते हैं, पर एक्चुअली रीड अलाउड डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसमें जीरो पढ़ाई होनी चाहिए, बिकॉज पढ़ाई की अपनी जगह होती है और रीड अलाउड में बस कहानी का मजा और धीरे धीरे उस मजा का ताकत और अपनी लाइफ की अलग अलग हिस्साओं में उस ताकत लाने का और जोड़ने का एक स्ट्रेंथ। एक चीज है कि कहानी पढ़ते समय पूछना कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो इसमें बिल्कुल पढ़ाई से आपकी रीड अलाउड अलग हो जाएगा। हाँ, और यहाँ जितने साथी अभी जुड़े हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहूंगी कि रीड अलाउड का सेशन FLN के थ्रू बहुत बार लोगों के लिए किया भी जाता है। तो अगर रीड अलाउड का कुछ हमें ऐसा सीखना है तो FLN या पराग टाटा ट्रस्ट से भी हम वो मदद ले सकते हैं अपने अपने सेंटर्स के लिए, अपनी लाइब्रेरी के लिए। अमृता जी, किताबों से ही जुड़ा मेरा सवाल है आपसे कि ये अभी हम जिस एरा में हैं, सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में जा रही हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे किताबों को पॉडकास्ट में लेकर के चले गए हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिजिटली काम कर रहे हैं। बच्चों को डिजिटली कहानियां सुनाने से लेके हर चीज हो रही है। तो ये जो चीजें हो रही है, हम स्कूल्स में भी एक्चुअली देखते हैं कि जो क्लास में भी हम प्राइमरी के बच्चों को जब फाउंडेशनल लिटरेसी पे कैटर करते हैं, तो आ गया है कि आप प्रोजेक्टर पे चलाओ कहानी या कविता और बच्चे कहानी सुनते डांस कर। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए किताबें कहाँ रह रही हैं? क्या ये किताबें अभी बच्चों तक, और जैसा मृदुला भी कह रही थी कि हम जब किताब पढ़ते हैं, एक रीड अलाउड कर रहे हैं, तो उससे भी हम सब भी अपने प्रैक्टिस में महसूस भी करते हैं कि एक कनेक्शन बनता है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और ये किताबों के साथ बच्चों को लेकर के जाना, ये कितना रेलेवेंस इसका रहेगा? हम जो प्रैक्टिशनर्स खास तौर से रिमोट में काम कर रहे हैं, और ये रिमोट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हमारे पास कभी लाइट नहीं होती, हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रोजेक्टर नहीं है हमारे पास, तो हम वहां पे कैसे इस रेलेवेंस को ढूंढेंगे, क्योंकि बढ़ता जा रहा है पूरा मामला। आई थिंक आपके दो मुझे सवाल लगे कि एक तो लार्जर डिजिटल वर्ल्ड में क्या लोग फिजिकल किताबों से परे हो रहे हैं, शायद उस तरीके का पहले आप इम्प्लाई कर रही थी, और दूसरा हिस्सा मुझे ऐसा लगा कि जहां डिजिटल का एक्सेस नहीं है वहां हम क्या करें। पर वो बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखना चाहूंगी कि यदि हम ज्यादा एक डेवलप्ड कंट्रीज का भी अनुभव देखें कि जहां बहुत ज्यादा कोई मैं वहां पे भी इनइक्वालिटी है, उसका कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे इतनी शायद इनइक्विटी और डिजिटल डिवाइड शायद उतना ज्यादा शायद नहीं हो। पर उन देशों में भी क्या जहां बहुत पर्याप्त मात्रा में डिजिटल एक्सेस अवेलेबल है, क्या वो देश और वहाँ के एजुकेशनिस्ट ये प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चों को हम जल्दी से जल्दी डिजिटल में लाए? तो रादर हमें उसके अपोजिट सिचुएशन दिखती है कि स्कैंडिनेवियन देश माने जाते हैं कि एजुकेशन में काफी बेहतर उनका परफॉर्मेंस रहता है, या OECD जो अलग अलग देशों का असेसमेंट भी पीसा के माध्यम से करता है, लेकिन अलग अलग गाइडलाइंस भी निकालते हैं। उनको यदि हम देखेंगे तो ये एक कॉशियस तरीके का डिजिटल इंटरवेंशन के थ्रू, स्पेशली फिजिकल किताबों से पहले बच्चों को जोड़ना, उससे उनकी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंसी समझ के साथ पढ़ने में, फ्लुएंटली पढ़ने में बनाना, और फिर
भले वो आप उसके बाद फिजिकल के साथ साथ डिजिटल में भी पढ़ेंगे, तो ये आइदर और नहीं है। लेकिन खास करके जो छोटे बच्चे हैं, और उसमें इमर्जिंग फील्ड मैं मानती हूँ, इसमें रिसर्च में बहुत ऐसे कंक्लूसिव शायद नहीं ये आया है, लेकिन 2-3 जगह पे पढ़ने में आ रहा है कि जब बच्चों का फिजिकल किताबों से पढ़ना और डिजिटल माध्यम से पढ़ना, इसको कंपेयर किया गया है, तो टेंडेंसी इज दैट वी टेंड टू स्किम जब हम डिजिटली पढ़ते हैं। जो डीप रीडिंग की बात है, वो जिस तरीके से फिजिकल किताब में हो पाती है, वो शायद नहीं हो पा रही है डिजिटल माध्यम में। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे वो स्टडी में लगी, मैं शेयर भी कर लूंगी जिनको इंटरेस्ट होगा उस स्टडी का लिंक, कि जो बच्चे बेहतर रीडर्स हैं, उनमें इतना ज्यादा अंतर नहीं है फिजिकल और डिजिटल रीडिंग में। लेकिन जो कमजोर रीडर्स हैं, जिनको और मदद की जरूरत है, वहां बहुत ज्यादा अंतर है। तो मैं इतना ही कह रही हूँ कि इसमें बहुत कंक्लूड शायद करने जैसे हमारे पास अभी इतना ज्यादा शोध इस पे हुआ नहीं है, और अभी और समझने की जरूरत है। लेकिन खास करके हमारे जैसे देश में, जहाँ in any case there is a major digital divide, even if we know that the mobile phone penetration has grown, finally we know that the earning male member of the family is the one who probably has that mobile device in their hand. And it is not necessarily, even if certain resources are available, those are not necessarily available to the child, to the girl child. So मुझे ये लग रहा है कि अभी तो बिल्कुल भी हमें जल्दबाजी में डिजिटल की तरफ जाने की जरूरत बिल्कुल मैं महसूस नहीं करती हूँ। कुछ कुछ जगह पे आप सप्लीमेंट जरूर कर सकते हो, जैसे मृदुला कह रही थी, वी हैव अ वेरी रिच oral culture, so some forms of podcast, some ways of storytelling which are oral, they certainly should be very much part of every child's experience. Or even in the library, we also have in some places tried to invite कम्युनिटी मेंबर्स जो नॉन लिटरेट हो सकते हैं, लेकिन वो आके बच्चों के साथ लाइब्रेरी में कहानियां सुनाते हैं, जो बहुत पावरफुल हो सकता है। सो इन सम ऑफ दोज वेज certain digital forms can always be integrated in the library, but I think it is not really at all a question कि क्या हमने फिजिकल को डिजिटल से रिप्लेस करना चाहिए। तो बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए, शायद इतना ही अभी हम ज्यादा स्ट्रांगली कह सकते हैं। बच्चों का अपने आप में डिजिटल वर्ल्ड से भी कनेक्ट होने का अधिकार है, और उस पे भी काम होने की जरूरत है। लेकिन करेंटली इफ वी वांट टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ deep reading skill in children, including all children and especially children who don't have that kind of access at home, मुझे वहां तो बिल्कुल भी जल्दबाजी करना नहीं चाहिए ये लगता है। और जहां घर में बहुत पर्याप्त या इजीली डिजिटल अवेलेबल है, उसके दूसरे असर भी हम देख रहे हैं बच्चों के अटेंशन स्पैन्स पे। तो आई रियली स्ट्रांगली फील दैट द लाइब्रेरी primarily needs to be a place with physical books, जहां आप एक दूसरे के साथ का किताब के माध्यम के साथ और फैसिलिटेटर के साथ एक कॉन्क्रीट बॉन्ड जो बन सकता है। So I think if at all we have evidence, it is much more strongly in favor of continuing with the physical. In different ways we may find ways to supplement digital in some way and meaningfully use it, तो उसको डिनाई नहीं करना है। लेकिन जो आप चिंता जता रही है कि रिमोट एरियाज में हम क्या करें, तो मैं तो कहूंगी कि आप फिजिकल किताबों से बिल्कुल इस्तेमाल करिए, और उसमें कई कम डिपेंडेंसीज हैं उस तरीके से टेक्नोलॉजी की। वो डिजिटल डिवाइड का क्वेश्चन हमने अलग सा देखना चाहिए कि हमें डिजिटली लिटरेट बच्चों को करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, वो जरूर एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन लाइब्रेरी में उसको आप एक कमजोरी की तरह मत देखिए, रादर by meaningfully using physical books, there are many things that we can build in children which I think the technology is not able to do, so we should keep that in mind. थैंक यू अमृता जी। अभी जब मृदुला भी बात कर रही थी और आप भी, तो हम लोग लिसनिंग कल्चर की भी बात कर रहे थे।
देखा जाए तो बहुत सारे हमारे देखते हुए कि बहुत सारे कल्चर सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लॉस ऑफ लिटरेचर, मतलब उनका लिटरेचर नहीं है हमारे आसपास। जैसे मैं जिस क्षेत्र में हूँ, यहाँ के आदिवासी गोंडी बोलते थे, लेकिन 3 जनरेशन हो गया वो अब गोंडी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई उनके पास मौजूद नहीं है दस्तावेज कि वो किस तरह से बोला जाए। तो मृदुला आप भी ऐड करिएगा, और अमृता जी मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि इस तरह का जो लिटरेचर है, कम्युनिटी का जो अपना फोकलोर है, उनके अपने गाने हैं, कम्युनिटी अपने जगह पे करते हैं उसको, ऐसे लिटरेचर को हम स्कूल में किस तरह से इंट्रोड्यूस करें, किस तरह से लेकर के जाएं कि हम जो इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, हम अभी सुन भी रहे थे, तो ये क्या इस तरह के जो लिटरेचर है सोसाइटी कम्युनिटी के अपने, एक तो उनको स्कूल में किस तरह से लेकर के जाया जाए कि उनको एक जगह मिले स्कूल में, स्कूल में अगर वो जगह मिल रही है तो वो एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर भी हो रहा है। दूसरा, उसमें एक बात और भी जोड़ना चाहूंगी कि क्या हम ऐसा कोई किस तरह का डिस्कोर्स हम करें कि उनका जो डिग्निटी है, इस तरह की कम्युनिटीज का जिनका आइडेंटिटी, मैं कहूंगी कि आइडेंटिटी लॉस भी हो रहा है, तो ये किस तरह से ये सारे लिटरेचर, उनके अपने फोकलोर्स किस तरह से उनके क्लासरूम का पार्ट हो सकते हैं, और कैसे ये अंडर सर्व कम्युनिटी जो ऐसे रीजन में रह रही हैं उसको वो इसको कैसे सेलिब्रेट कर पाएंगी, अगर ये सारी चीजें उनके सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है, उनका स्कूल एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको किस तरह से हमारा जो कम्युनिटी है, वो अंडर सर्व कम्युनिटी, वो किस तरह से सेलिब्रेट करेगा। तो सबसे पहले आप यही हम जानना चाहेंगे कि इनके लिटरेचर को कैसे लेके आगे बढ़े, क्लासरूम में कैसे उनको जगह दी जाए। मृदुला, would you? या तो हमारे लाइब्रेरी में जो मैंने बताया था, हम एक बहुत ही सिंपल एडमिशन फॉर्म रखते हैं। उसमें बस नेम एंड जिनके पास फोन नंबर है और घर का पता और क्लास, स्कूल, कॉलेज, जो भी उनके एजुकेशन का उस समय जो चल रहा है वो आईडी, मतलब आईडी नहीं, वो इंफॉर्मेशन, एंड उसका पलट के आप देखोगे दूसरे साइड पे तो अडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी हमने एक लाइब्रेरी क्या है अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए, ताकि नए सदस्य को ये समझने को मिलेगा कि वो किस चीज के अंदर आ रहे हैं। हमने बच्चों वाले में छोटे बच्चों से मांग के उनके कोट्स रखे हैं, तो पेज भरा ऐसा है कि उसमें लोग बता रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह है जिसमें स्कूल से अलावा मुझे कुछ और मिल रहा है, मुझे कहानी मिल रही है, मुझे बातचीत करने का जगह मिल रहा है। और एक जने ने ये कहा कि मुझे अपनी कहानी लिखने के लिए, अपनी कहानी बोलने के लिए ताकत मिला। ऐसे कुछ शब्द है उनका, एग्जैक्टली मैं बता नहीं रही हूँ। तो आपकी जो सवाल है इसके जवाब इधर ही है आपके सामने, कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करेंगे, अपने आइडेंटिटी जो दबी है तो उसको कैसे मुक्त करके उसको आजादी के साथ और डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करें और उसको आगे लेके चले, एक ताकत अपना और अपने आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक ताकत बना के उनको एज ए गिफ्ट दें। तो इसके लिए आई थिंक रीडिंग एंड राइटिंग एक बहुत ही ताकतवर चीज है, और इसीलिए हमें ये डिनाई होता है, क्योंकि किताब जो चीज है वो एक तरह से इतिहास से बात करने की तरीका है और एक तरह से आगे आने वाले पीढ़ियों से बात करने का तरीका है। अगर हम आज कबीर के गाने सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि काफी सदियों से लोगों ने उनको जिंदा रखा है। उनके होते हुए गुजरने के बाद उनके शब्द आज हमारे पास आ रहे हैं, ऑरली भी आ रहे हैं और रिटन रूप में भी आ रहे हैं। तो इसमें हम एज लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरी मूवमेंट एक्टिविस्ट एक चीज बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि अगर किसी का भी आइडेंटिटी थ्रेटेंड है, अगर किसी को कमजोर किया जा रहा है, तो उनको किताब की ताकत की जरूरत है। जल्दी से जल्दी उनके लिए लाइब्रेरी बनाएं हम।
दूसरी चीज मेरी फर्स्ट वाले पॉइंट में मैं फिर से लेके आऊंगी कि जो एक्सक्लूजन है और जो इंक्लूजन है, लाइब्रेरी ना होना या लाइब्रेरी बनाना एक पॉलिटिकल मामला है। तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने, एक ऐसे मूवमेंट बने, लोगों की एक लोक मूवमेंट बने, क्योंकि जब भी हमारे इतिहास में देखा जाए, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट किसी ने लड़ा या वुमेन्स राइट्स के लिए, वुमेन्स वोट के लिए किसी ने लड़ा, गुलामी के अगेंस्ट लड़ाई हुई है, राजा रानी के राज खत्म करने के लिए लोगों ने, डेमोक्रेसी लोकतंत्र लाने के लिए लोगों ने लड़ा। जब भी चेंज हुई है वो लोगों के थ्रू हुई है। तो इसमें पीपल्स मूवमेंट की बहुत जरूरत है। और अगर लाइब्रेरी जिसके अंदर बुक्स की ताकत लोगों के पास ले जा रहे हैं हम, ताकि वो अपनी दबे हुए आइडेंटिटीज और अपने संघर्ष में वो ताकत पा सके, तो लाइब्रेरी जो हम बना रहे हैं उसको भी एक लार्जर पॉलिटिकल मूवमेंट में जोड़े, जिसको हम लाइब्रेरी मूवमेंट कहेंगे, और जिसमें हम लड़ रहे हैं कि सबके पास एक बराबरी के साथ फ्री लाइब्रेरीज आ जाएं, क्योंकि बराबरी के लिए फ्री मेंबरशिप बहुत ही जरूरी है। ये ह्यूमिलिएशन खत्म करने के लिए, एक दूसरे को एक साथ खड़ा करने के लिए, एक सोसाइटी के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें सब लोग, जहाँ जो भी उस इंस्टीट्यूशन के बाहर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी की ज्यादा ताकत किसी की कम, बट इस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो बराबरी के साथ एक दूसरे के साथ एक रिश्ता बना रहे हैं, साथ में वो बुक्स के ताकत ले रहे हैं। अमृता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? किरण, जो आपने सवाल पूछा कि लोगों का लिटरेचर, फोक लिटरेचर या फोक स्टोरीज, और उसको स्कूल में कैसे स्थान दिया जा सकता है, वो एक हिस्सा था आपके सवाल का। मुझे लगता है कि स्कूल का करिकुलम किस तरीके से बनता है वो अपने आप में एक काफी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स और एक तरीके से हाईली सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रहती है वो प्रोसेस। और वो अभी हम देखते हैं, खास करके लिटरेचर हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स आर द फर्स्ट वंस टू सॉर्ट ऑफ बी कम अंडर एन एक्स आइडियोलॉजिकली। लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज हो या रूरल कोई कम्युनिटीज हो, उनका नॉलेज, एक तो unless it is considered knowledge, it is highly unlikely that it enters the formal curriculum and textbooks, and that whole process is a very different battle in some ways, like Mridula has been talking about the political whole aspects of education, जहाँ लाइब्रेरी उसका एक हिस्सा है। लेकिन even if it is not part of textbook and the official curriculum, there are many different ways in which it can find its way into a library. And library in some ways can be that space, if nurtured in the right way, where even if something is not part of the official textbook and the curriculum, it can be an open space where elders in the community or the parents in the community are also as much welcome along with the children, जहाँ खास करके समर libraries के समय पे, या I feel not just in the school, probably it's slightly एक फ्लेक्सिबिलिटी कम्युनिटी स्पेस में ज्यादा होती है, लेकिन वो स्कूल में भी बनाने की जरूरत है। वो कौन चैंपियन करेगा स्कूल में, वो उनको नर्चर करने की जरूरत रहती है। तो इन सम वेज आई फील दैट वेदर और नॉट indigenous knowledge becomes part of the school curriculum, which I see as a different kind of process, I in a way feel that the library boundaries can be lot more porous, जहां हम उस तरीके के दरवाजे खिड़कियां खोल सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि बच्चों को हर तरीके के कहानियों का संसार हमें खोलना है, तो जो उनके लिए familiar है वो जरूर उसमें रहे, और उनकी अपनी संस्कृति और उनका जो फोक एक लिटरेचर है उसके लिए स्पेस रहे। लेकिन उनको नई चीजें जो उनके परिवेश का हिस्सा नहीं है, उन तक भी लाइब्रेरी और किताबें
एक पहुंचाने की ताकत रखते हैं, एंड दैट इज इन अ वे द ब्यूटी आई फील ऑफ लाइब्रेरी और बुक्स, दैट इट इज आल्सो समथिंग व्हिच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर, but it also helps us, exposes us to things that we otherwise will never be able to physically experience. तो वो दोनों को ही बराबर साथ में लेके जाने की जरूरत है, कि ना ये बात नहीं है कि आदिवासी बच्चा है तो सिर्फ उनको आदिवासी फोक कहानियां ही हम सुनाएं, वो जरूर सुनाएं और भी सुनाएं। तो वो जो है, दैट आई थिंक लाइब्रेरी कैन बी that kind of an open and a democratic space jahan multiple kinds of resources, experiences, stories, both that connect you to your community's cultural history as well as something which otherwise you have never experienced, दोनों से कनेक्ट कर पाने की उसमें संभावना और ताकत है जी, और वो होनी चाहिए। मैं उस तरीके से देखती हूँ। बिल्कुल। हम बिल्कुल समय पे आ गए हैं, 6 बज रहे हैं। मैं ऑडियंस से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि हम थोड़ा आगे समय से आगे जा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज आप लोग इस कॉन्वर्सेशन में रुके। हम इसको थोड़ा मुझे लगता है आधे घंटे 45 मिनट और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी चर्चा ना बहुत ही बीच में रुकी हुई है, तो मुझे लगता है कि हम अचानक से इसको नहीं खत्म करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज रुकिएगा यहाँ पे। अमृता जी, जैसे हम स्कूल की अभी बात भी आई है कि उसके करिकुलम पे भी हम बात कर रहे थे कि कैसे हम करिकुलम कैसे बनता है, बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल से ही जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि बात हुई तो मुझे लगा कि यहाँ आपसे बात करनी चाहिए। यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्कूल में डायरेक्ट काम कर रही हैं उन एज अ पार्टनर, और बहुत अच्छा काम हो रहा है उनका लाइब्रेरी को लेकर के। कई बार उनको उनके एफर्ट्स के लिए रिकॉग्निशन भी मिलता है, लोग उनको बोलते हैं कि नहीं काम अच्छा चल रहा है। पर कई बार जब उनको क्योंकि सबके पास आई थिंक वो उतने संसाधन रिसोर्सेज नहीं है कि सब लोग अपना एक मॉडल बना लें कि किससे वो बता पाएंगे कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो इम्पैक्ट को एक्चुअली वो कैसे दिखा सकते हैं। तो सबके पास कोई ना कोई टूल्स होते हैं, हम सब अपने लिए टूल्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये टूल नहीं है कि वो डिपार्टमेंट को या अपने टीचर्स को या फिर उनके जो अलग स्टेक होल्डर्स फंडर जो हैं वो एक इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं लाइब्रेरी का, तो आप क्या ये हमें थोड़ा यहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास कोई टूल नहीं है उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि वो इस इम्पैक्ट को बता पाए, मैं कह सकूंगी कि उसको डॉक्यूमेंट कर पाए उस इम्पैक्ट को, और वो क्या प्रोसेसेस या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिन्हें कोई संस्था एडॉप्ट कर पाए और अपने काम को वो वहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर पाए जो इम्पैक्ट्स हुए हैं। और क्या इस तरह के अगर कुछ उनके साथ इस तरह का कोई काम करना चाहे, कोई एफर्ट अगर हम करना चाहें, तो क्या हमारी ऑडियंस के लिए कोई ऐसा प्लेस कोई ऐसा फोरम मिल सकता है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस उनको एक काम करने के तरीके पता चले, वो प्रोसीजर पता चले? क्योंकि टाटा ट्रस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में डिपार्टमेंट के साथ में, और हम लोग उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं, और तो वो अन्य संस्थाओं के लिए थोड़ा मुश्किल है उस तरह का इम्पैक्ट दिखाना। तो किरण, मुझे लगता है कि लाइब्रेरी के काम का इम्पैक्ट कैसे समझना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म कौन सी चीजें हैं कि वो एक लंबे समय के काम के बाद ही उभर के आएंगी, कौन सी चीजें हैं कि हम शॉर्ट टर्म में उसे गेज कर सकते हैं और करना चाहिए, कौन सा डेटा या इंफॉर्मेशन हम इजीली बहुत ज्यादा एक रिसर्च का अलग सा लोड ना डालते हुए, लेकिन एज पार्ट ऑफ द डेली प्रैक्टिस ऑफ द लाइब्रेरी, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड व्हिच कैन बी एनालाइज्ड इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो तीसरे व्यक्ति को समझाने के दृष्टि से इम्पैक्ट को कैसे नापना है, दैट इन इटसेल्फ इज अ वैलिड क्वेश्चन। बट इवन बिफोर वी गेट इनटू दैट, आई फील दैट एज टीम मेंबर्स रनिंग द लाइब्रेरी, finally what is it that we are desirous of, तो उसमें
बच्चे इवन मन से खुशी से लाइब्रेरी में आना चाह रहे हैं कि नहीं, या जब आते हैं तो वो कितना समय वॉलंटरीली रुकना चाहते हैं, क्या वो बार बार आना चाहते हैं, क्या वो घर में जाके इस उस अनुभव के बारे में बोलते हैं। तो ऐसे कई, या कितनी किताबें पढ़ी जा रही है, पढ़ रहे हैं वो उसके बारे में कितना खुद के अनुभवों से जोड़ पा रहे हैं उस चीज को। तो बहुत सारे आयाम हैं जो कुछ हो सकते हैं कि जो प्रॉक्सी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हाँ। वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि क्या आपको, यदि स्कूल में आप लाइब्रेरी चला रहे हो या इवन कम्युनिटी में चला रहे हो, यदि बच्चे वहां आने के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो शायद वो एक इंडिकेटर है कि हमें कुछ तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि बच्चे बड़े मजे से और खुशी से और रिपीटेडली वॉलंटरीली आ रहे हैं, तो देन how to measure may be a separate issue, but we then know that something right is going on. तो एक तो वो उस तरीके की चीजें हैं कि क्या हम खुद को फीडबैक मिलने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है और उसको हम कैसे कैप्चर करा पा रहे हैं। और कई चीजें हैं कि जो काफी क्वालिटेटिव होंगी, जिसको ऐसे गिना या उस तरीके से गिना नहीं जा सकता, लेकिन ऑब्जर्व किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, जो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो एक हिस्सा हुआ। कुछ चीजें हैं जो थोड़ा गिनना आसान है कि अच्छा, हर बच्चे ने यदि किताब पढ़ी तो उसका कुछ रीडिंग कार्ड या रिकॉर्ड, और टीसीपीएल वगैरह में तो बहुत सिस्टमैटिकली लेंडिंग और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन इन इटसेल्फ उससे हमें इंसाइट नहीं मिलेगा। यदि हम उसको अच्छे से एनालाइज करके उससे हम क्या पैटर्न देख पा रहे हैं, या कई बार सिर्फ भरने के लिए बच्चों को बोलेंगे तो वो कई चीजें उसमें लिखेंगे, फिर वो बच्चा पढ़ के समझ पा रहा है क्या, वो फ्लुएंटली कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो पढ़ने की पूरी प्रोसेस है उसमें बच्चा आगे बढ़ पा रहा है क्या। that may require a different kind of a nuanced sort of engagement with the child, जो सिर्फ हमने 5 किताब या 10 किताब पढ़ी उससे नहीं हमें समझ में आएगा। और दोनों जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वन ओवर द अदर। तो एक तो जैसे हम स्कूल में इवैल्यूएशंस भी अलग अलग तरीके से होते हैं, और कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव जो बोलते हैं हम इवैल्यूएशन, वो अपने खुद के लिए लाइब्रेरी कैसे आगे बढ़ रही है वो समझ पाना और उसके जरिए हो पाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो हमने ठीक से किया तो फिर एक सिस्टमैटिक इम्पैक्ट असेसमेंट मोर वंस इन अ वाइल किया जा सकता है। उसमें शायद हमें और किसी की मदद भी लेनी पड़ सकती है, और वो मैं जानती हूँ कि शायद बहुत आसान नहीं है for the grassroots organizations to tap into those kinds of possibilities. That is something maybe we should try and collectively think about कि क्या हम उस तरीके से कहाँ से, हाँ, तो in case we can figure out ways in which certain research fellowships can be designed, and people can tap into, या interns यूनिवर्सिटी से हम बुला सकते हैं क्या, तो उस तरीके के जरिए ढूंढे जा सकते हैं। बट आई थिंक मृदुला कैन perhaps add from her rich experience as to what kind of information can be meaningfully collected, which then feeds into the library itself getting to know about its functioning, because that I feel when we are talking about convincing somebody else, यदि हमारे पास enough पीरियोडिकली कलेक्टेड मीनिंगफुल डेटा है, तो फिर उसको एनालाइज कैसे करना है, आगे कैसे रखना है, दैट कैन बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज। बट इफ वी डोंट हैव क्लैरिटी कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन चीजों को कैसे कैप्चर करेंगे, कौन से इंडिकेटर्स हमने ट्रैक करने हैं, तो कई बार प्रॉब्लम उसमें भी होता है जो अलग तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। और यदि टूल्स और कुछ चीजें या फॉर्मेट्स या वो है, वो तो दैट कैन ऑलवेज बी शेयर्ड, दैट इन इटसेल्फ आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट good libraries, the practices that they are following can certainly be shared with other libraries. But I think Rudra maybe can add कि किस तरीके से TCPL में ये कलेक्ट किया जाता है जानकारी, और इस्तेमाल कैसे होती है। मैंने जानकारी अदरवाइज कई बार बहुत सारी कलेक्ट करी जाती है, बट वो इस्तेमाल नहीं होती है, फिर देन इट्स नॉट सर्विंग अ पर्पस।
मृदुला, आप प्लीज ऐड करिएंगे पॉइंट अपने। और डॉक्यूमेंटेशन जैसे अमृता ने कहा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अपने लिए, ताकि हम समझ सकते हैं कि हमारा काम कैसे चल रहा है। तो इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बहुत सारे अलग अलग लाइक टर्मिनोलॉजी है। बट जब हम बच्चों के लिए उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हैं ताकि वो खुद के प्रोग्रेस महसूस कर सकते हैं, उसके लिए कई कई तरीके हैं, जिसमें से मैं एक एज एन एग्जांपल बता देती हूँ जो काफी लो कॉस्ट भी है। हमारे लाइब्रेरीज, वैसे फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क में प्लीज आप ये मत समझिए कि बस दिल्ली में ही हैं हम। आई थिंक मैंने ऑलरेडी कहा था कि फुल्ली ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्टेट में है अभी। एंड इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरीज बहुत ही छोटे हैं और रूरल एरियाज में हैं। एंड साथ में कई लाइब्रेरीज इसमें ये वाली तरीका यूज कर रहे हैं कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं एंड रीड अलाउड उनके साथ हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं पढ़ने को, या कम से कम चाह रहे हैं कि आपके पास आने को। तो उसका एक गिनती सिस्टम है कि हम बच्चों के बुक इशू करने का गिनती हो या रीड अलाउड्स के अंदर आके बैठने का हो, किसी एक इंडिकेटर आप चुन लो जिससे पता चल रहा है कि बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, रीडिंग जर्नी उनकी आगे चल रही है। और बच्चों के लिए और इसके अंदर अपने काम का असर देखने के लिए भी एक सिस्टम बन सके, जिसमें ये गिनती बढ़ते जाते बच्चों के लिए बहुत उत्साह के सेलिब्रेशन हो सकती है उनका, कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे लाइब्रेरीज में हम एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर रखते हैं। इस कागज पे जैसे किसी बच्चे ने 10 किताब पढ़ी, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 10 हो या 5 हो या 50 हो, बट आई वुड से 10 एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। हमारे TCLP के अंदर, द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के अंदर, हम सर्कुलेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। चैट बॉक्स में भी मैं देख रही हूँ लोग सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं कि किताबें घर तक भी जानी चाहिए, पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट मिलता है, और जो बच्चा रीड अलाउड पा रहे हैं वो जरूर उस किताब ले जाके अपने माँ को या अपने छोटे बहन को या किसी को पढ़ के भी सुनाएंगे, या किसी और से मांगेंगे कि वो मुझे पढ़ना नहीं आता है, या अभी एंजॉयमेंट मेरा नहीं बना है। आई मीन शायद वो शब्द में नहीं बोलेंगे, बट प्लीज पढ़ के मुझे सुनाओ। तो वो किताब बार बार यूज होता है। जस्ट वो इशूइंग वाले मामले में हम रिकॉर्ड रखते हैं इस चार्ट पे। हम बाकी चीजों का भी रिकॉर्ड अलग जगह रखते हैं कि बच्चा बुक इशू करके ले गए, 10 बार ये हो चुका है, 10 बार बच्चा बुक लेके वापस लाए हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने पूरे बुक पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी है तो शायद उन्होंने गलत किताब ले गए, गलत लेवल का या गलत सब्जेक्ट पे। तो हम उनको चुनने में भी, सवाल पूछने का यही मतलब है, आपने क्या बुक पढ़ी, यही मतलब है जानना कि अगर इससे बेटर किताब आपको चाहिए या ये पढ़ी और आपको पसंद आया तो ऐसे ही किताब आपको कहाँ मिलेगा। और ये चार्ट पेपर पे 10 पहुंचते ही उनका नाम आ जाता है। एंड उस समय सर्कुलेशन डेस्क पे ये हो रही है कम्युनिटी लाइब्रेरी के अंदर। आप स्कूल में कर रहे हैं और आप रीड अलाउड्स कर रहे हैं लोगों के साथ, और रीड अलाउड्स ही गिन रहे हैं, तो 10 बार बच्चे बैठ गए तो आप उनका एक एकदम एक रोल लेके चार्ट पेपर पे उनका नाम डाल सकते हैं कि 10 कहानी उनसे रीडिंग हुई, मतलब कि आपने रीडिंग किया। बट अगर हम समझेंगे कि वो भी रीडर है, और जैसे मैंने बताया कि मध्यम वर्ग के लोगों के पास रीडिंग जब तक सीमित रही, तो यही सबूत हुआ कि जो इंसान अकेले खरीद के बैठ के पढ़ेगा वही रीडर है। तो जो हमारे गाँव में या हमारे क्लासरूम के अंदर अपने साथ बैठ के रीडिंग सुन रहे हैं, वो भी रीडर है। तो जैसे उनका नाम उस रीडिंग वाले चार्ट में जाएगा, उनको भी पता चलेगा और एक आइडेंटिटी उनका बनेगा कि मैं आदिवासी हूँ, मैं रीडर हूँ, और रीडिंग का ताकत मेरे पास आ गया है। बाकी लोग भी देखेंगे। हमारे सर्कुलेशन डेस्क में उस समय तालियां बजती है उस बच्चे के लिए कि वो बहुत शाइली, बच्चे कहते हैं कि बहुत शोर मचाने वाले बच्चे भी एकदम शाई हो जाते हैं, मैम मेरा 10 हो गया। तो हम एकदम देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर में कि हाँ सच में उसका 10 हो गया, बिकॉज हम जल्दी जल्दी इश्यू कर रहे हैं। एक दिन के अंदर 100 किताब, 150 किताब भी कभी। रविवार को हमारा हाई पॉइंट एक बार आया था कि 350 किताब एक ब्रांच के अंदर एक दिन हमने इशू किया। तो मतलब उस दिन जैसे बच्चे का 10 बुक हो गया, उन्होंने जो तालियां सुनी,
और उनका नाम जो चार्ट में आ गया, उसके बाद हर 10 किताब का एक तारा लग रहा है उनके नाम के साथ। तो बहुत बच्चे 100 तक भी पहुंचते हैं, 200 तक भी पहुंचते हैं, 300 तक भी। 100 तक पहुंचने में 1 साल तो लगता है। उस दौरान वो रीड अलाउड बाकियों को देने लगते हैं, उनका रीडिंग जर्नी काफी मजबूत हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हर जो इंसान हमारे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, आपके क्लासरूम में भी आप प्रिंसिपल को चार्ट पे ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये है मेरे बच्चे जो रीडिंग जर्नी में ऐसे ताकत पा रहे हैं, और वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन काफी आसानी से हो जाता है। बाद में व्हेन यू डू रिपोर्ट्स, पीएचडी कैन स्टूडेंट आपके पास आ गए हैं और वो सारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी समझ रहे हैं, तो उनको भी आप चार्ट दिखा सकते हैं और उससे वो गिन गिन के चीजें निकाल सकते हैं। एंड मेनी अदर थिंग्स, हम डेली लॉग बुक रखते हैं, वीकली रिपोर्ट उसमें से निकालते हैं, मंथली रिपोर्ट वीकली से बनती है, क्वार्टरली रिपोर्ट मंथली से बनती है, और साल का रिपोर्ट क्वार्टरली से बनता है। जो मेंबर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं आज कहानी खुद का लिखना चाह रही हूँ, लिख सकती हूँ, लाइब्रेरी से रीडिंग से मुझे ये ताकत मिली है। आई थिंक ये क्वालिटेटिव आप खुद के लिए असेसमेंट रख सकते हैं कि किस पॉइंट पे वो बच्चा 6 तारे पे या 8 पे या किस किस तारे पे वो बोल सकते हैं कि ये मेरी कहानी है। ओरली बोल रहे हैं, रीड अलाउड में बोल रहे हैं, शाइली बोल रहे हैं, या लाइब्रेरी मूवमेंट एक्टिविस्ट बन के बोल रहे हैं, इन सब जगहों पे आपको रीडिंग का एक अलग से ताकत, जो बेसिकली ऐतिहासिक एक्सक्लूडेड इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइब्रेरी का ताकत है ये, कि वो अब इंक्लूडेड, खुद के ताकत से इंक्लूडेड हो गए हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन लाइक बेसिकली लाइक अमृता वाज सेइंग, वी डू फॉर आवर ओन स्ट्रेंथ, कि हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि दिस चाइल्ड इज टेलिंग अस दैट दिस इज वर्किंग, है ना। आप लाइब्रेरी क्लासरूम में हो या कम्युनिटी में हो या किसी के घर के अंदर हो, आप रीड अलाउड के साथ करेंगे और फ्री के साथ करेंगे और सम्मानता के साथ करेंगे, तो ये ताकत आपके पास आ जाएगा करने के लिए, चाहे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो या रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरा एक क्वेश्चन भी था मृदुला आपसे, कि जिसका मैं जवाब अभी आपकी इस पूरी बात को सुनते हुए मुझे मिल रहे हैं कि हम सिर्फ लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि लोगों पर जिसका इम्पैक्ट की बात करते हैं वो हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम साक्षरता अभियान और ये वो, तो हम देख पाते हैं कि हम इतने लोगों तक पहुंच गए हैं, इतने लाख, इतने करोड़ों लोगों को हमने कवर कर लिया, पर जब हम इम्पैक्ट की बात देखते हैं तो वो हमारे सामने दिखता नहीं है। जब हम इस जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में जाते हैं, तब हमें समझ में आता है। तो जब मैं आपको ये सुन रही थी तो मुझे मेरे उस क्वेश्चन का आंसर भी आपके इस पूरी बातचीत में मिला। जैसा अभी आपने बोला कि अमृता जी भी बोल रही थी कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो एक बहुत, मतलब वो बार बार, हम जैसे लोग बार बार उसका प्रयोग करते हैं। और मेरा प्रश्न यही है कि एक रेवेन्यू मॉडल जब हम लाइब्रेरी शुरू करने जाते हैं तो क्या होना चाहिए, वो कौन से स्टेप्स होने चाहिए? क्योंकि पहले भी आ चुका है कि हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं, बंद हो जाती हैं। तो वो क्या, हमने इस पे पहले भी बात किया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम यहाँ जाने कि हम सब अपने अपने लेवल पे हम उन चीजों को महसूस भी करते हैं, पर मृदुला या अमृता इस पूरी चीजों को कैसे देखती हैं, कि उनको क्या लगता है कि एक रेवेन्यू मॉडल कैसा होना चाहिए एक लाइब्रेरी का, कि वो सस्टेन कर पाए। और कम्युनिटी के साथ क्योंकि आप काम कर रही हैं, लेकिन आप हमेशा फ्री लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, जिसको शायद हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या हमें कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए कि हम उस लाइब्रेरी को एम्पावर कर पाए, सस्टेन कर पाए? अमृता जी आप भी ऐड करिएगा, पर मृदुला मैं आपसे पहले जानना चाहती हूँ कि आपका क्या स्टेक है इस पर। जब हम
वर्किंग क्लास एंड कास्ट से ओप्रेस लोगों के साथ, जेंडर से ओप्रेस लोगों के साथ, आई मीन टू से कि ऑलमोस्ट सब लोग इस इन कैटेगरीज में आ जाएंगे, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग आ जाएंगे। इन सब लोगों के साथ मिलके जब काम कर रहे हैं, फ्री क्यों रखना है ये मैंने बताया, जिसके थ्रू आई थिंक शायद लगता होगा कि हर फिर खर्च काफी मुश्किल से हम उठा पा रहे हैं, खर्च मुश्किल से उठा पा रहे हैं, बट हर चीज में वो मॉनेटरी खर्च क्या है और उसको कैसे समझना है, like how do we frame this so we understand that many things are not about money. A person reading to another person, it could be a 9-year-old reading to a 6-year-old. Maybe the 9-year-old has sat in many read alouds and अभी भी वो झिझक के ही पढ़ पा रही हैं, बट वो जान रही हैं कि अगर तस्वीर है तो हम तस्वीर में देख के कह सकते हैं कि ये है चिड़िया, मम्मी है ये, मम्मी चिड़िया देखो इसकी स्कार्फ है तो वो उड़ रही है, अंडे छोड़ के उड़ रही है। अब हम पलट के देखते हैं आगे क्या हो रहा है, अच्छा अंडे से बेबी निकल रहा है, अब आगे देखते हैं बेबी ढूंढ रही है, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। तो ये कहानी हमने लाइब्रेरी में देखा है कि ऑन अ डेली बेसिस dozens and dozens of children are doing this in their library, in their classroom and in their home. कुछ टीचर्स हमारे लाइब्रेरी आके हमें बताए भी है कि बहुत महीनों से मैं सोच रही थी आपके लाइब्रेरी आने को, बिकॉज बच्चे क्लासरूम में बुक्स लेके आ रहे हैं और एक दूसरे को ऐसे पकड़ के, लाइक मेरे पास अभी बस अपनी नोटबुक है, ऐसे पकड़ के वो कुछ कर रहे हैं। तो इसमें इसमें जो ताकत है इसका कोई ऐसा कीमत हम नहीं रख सकते हैं। इसको डॉक्यूमेंट करना भी काफी मुश्किल रहता है। ठीक है, हमने गिन लिया कितने बुक्स किसी ने इशू किया है या कितने बार उनका फुटफॉल हुआ, बट वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं और उनके अंदर क्या हो रहा है और फिर वो उस ताकत को लेके कैसे बांट रहे हैं, ये चीज इतनी बड़ी चीज है कि हम इसको लाइक मनी के साथ जोड़ के रखेंगे तो फ्री चलाने में एक आजादी भी आ जाती है जो कॉस्ट के साथ नहीं रहता है, कि ये ताकत बढ़ता है। फ्री के साथ जो डिग्निटी की मैंने बात की थी कि एक इंसान बोल पा रहा है कि अब मैं अपनी कहानी बोलूंगी, कि मुझे मिल गया है ताकत बोलने का, क्योंकि मैंने देखा कि मैं अंदर आ सकती हूँ। फिर मैंने देखा कि यहाँ दीदी भैया लोग मुझे कहानी सुना रहे हैं जो मैं पहचान रही हूँ, जो मेरे ही गलियों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो ताकत पहले आ गया था। अब मैं भी जाके ये करूंगी। एंड वो इंसान जब ये बताते हैं हमें कि वो अपनी कहानी बन रहे हैं तो वो बेसिकली दुनिया बदल रहे हैं। हम वेट नहीं करेंगे कि पब्लिशर्स हमारे कहानियां लिखेंगे, हम बस वेट करेंगे कि कैसे भी कहीं से हम पैसे लाएंगे उस बिल्डिंग के बिजली देने के लिए या उसमें पानी लाने के लिए, या वो मकान मालिक को हम किराए कैसे देंगे। अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे रीड इंडिया का मॉडल है कि वो रूरल एरियाज में काम करते समय लोगों से जगह मांगते हैं। हम दिल्ली के शहर के अंदर लोगों से जगह मांगते हैं तो बहुत गालियां सुनते हैं, कुछ थप्पड़ भी खाते हैं, और कोई हमें आज कुछ फ्री में देते हैं तो उसको एहसान समझ के बहुत बाद में भी सुनाते हैं। हर चीज में टेंशन पैसे से जुड़े रहता ही रहता है, बट चीज कैसे फैलता है फ्री के अंदर उसका कोई हिसाब नहीं है, और इसका हिसाब मत रखियो पैसे के साथ, बिकॉज उसी से बन रहा है वो रेवोल्यूशन जो अभी पब्लिशिंग को बदलेगा, जो राइटिंग को बदलेगा। आज दिल्ली शहर बंद है, हमारे सड़क बंद है। कल शाम लाइब्रेरी से सड़क पार करते अपने घर आने के लिए जिस ओवरपास के ऊपर मैं चढ़ी थी उसमें पुलिस आके हम सबको रोक के हमसे कहा कि डिग्निटरी यहाँ से जा रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा मुंह मोड़ो, लाइक टर्न योर फेस टू द वॉल, डिग्निटरी को आप देखेंगे नहीं। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप, किसी को इतना इलीगली ताकत दिया गया कि एक इंसान दूसरे को बंद करने के लिए उनके पास वो पुलिस के पास वो ताकत आया, तो अब वो उस ताकत पे और लाइक उस दबाव पे और दबाव ला रहे हैं और मेरी ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि टर्न योर फेस टू द वॉल, दीवार
पे मुंह लगा लो. I know I'm not saying that properly in Hindi, but it was a very shocking moment for me. मेरे लाइब्रेरी के एक 19-20-21 साल का लीडर है, जो शायद 12 साल से हमारे साथ है. वो लीडर शायद 13 साल की उम्र में बने. अब वो लाइब्रेरियन भी है, और जिस इनकलाब की मैं बात कर रही हूँ उसमें वो बहुत अच्छे से जुड़ा है. उन्होंने सीधा एक अपने कविता रैप में G20 और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, I'll say that he used the F word, जो करने के लिए मैं डरूंगी, उन्होंने नहीं डरा. I mean, people are afraid to go to jail, and he's put this out on social media today. So when we say कि लोगों के पास ताकत आ जाता है, of course worry about the money, but really honestly, if you keep it free, you will not worry so much about the money, because you will find the money or not find the money, or find some money sometimes and not find some money sometimes. But this unaccountable strength will happen. And I'll tell you what, हमारा total bill बहुत कम इस हिसाब से रहता है कि जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से बिल नहीं बनता है. हाँ, बिजली का बिल वही रहता है जो रहता है, उसमें कमी नहीं आती है. बट रीडिंग फैलाने का बिल कम आता है, बिकॉज 1-2 लाइब्रेरियंस हर जगह, साथ में 100, 200, 500, 1000 लोग एक दूसरे के साथ रीडिंग कर रहे हैं. Kiran, I want to be mindful of the time and also the questions that have been invited from the audience. तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, because शायद already आधा घंटा एक्स्ट्रा हुआ है ना? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है. बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास जो कि मुझे लगता है कि आप सबसे पूछना भी रह गया है. पर अगर ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो अनम्यूट करके पूछना चाहती हैं तो हम बिल्कुल उनको ले सकते हैं, और इसको हम जल्दी ही 6:45 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे. एक मतलब इसमें ऑडियंस के क्वेश्चन आने से पहले मैं एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है जो मुझे लगता है वो हम पहले भी ले चुके हैं ऑडियंस के ही से, आप दोनों से है मेरा, कि दो जो लोग अभी इस फील्ड में नए हैं, लाइब्रेरी के फील्ड में, ये ऑडियंस का ही क्वेश्चन है अमृता जी, और उनके लिए, उनको अपस्किल करने के लिए क्या नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए उनको किस तरह से वो इस फील्ड में और बेहतर कर पाए, उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हो आप लोगों के, ऐसा कोई पाथवे हो जो उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो प्रोफेशनली वो डेवलप करें लाइब्रेरी डोमेन में. तो वो अगर आप यहाँ पे हमारे ऑडियंस के साथ अगर शेयर कर पाए उस बात को. तो किरण, हमारी ये समझ बनी थी जब टाटा ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा लाइब्रेरी में काम पार्टनर्स के साथ शुरू किया, और कुछ छोटे वन ऑफ वर्कशॉप्स हम करते थे. काफी बढ़िया एक्सपर्ट लाइब्रेरियंस जुड़े थे जिनके साथ हम पार्टनर्स के साथ ये वर्कशॉप्स करते थे. और वो 2-3 दिन के वर्कशॉप के बाद बहुत ऊर्जा भी आती थी, लगता था कि हाँ बहुत कुछ इससे निकलेगा, लेकिन फिर वो टेपर ऑफ भी हो जाता था. तो तब हमने एक छोटा सा स्टडी किया था कि क्या लाइब्रेरी का काम आगे बढ़ाने के दृष्टि से टाटा ट्रस्ट के पार्टनर्स का ही प्राइमरीली था, लेकिन उससे व्यापक भी किया जा सकता है. तो उससे एक हमें समझ में आई थी बात कि अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उसमें ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने के दृष्टि से, या हम खुद के भी एडल्ट लर्निंग पे देखेंगे तो कोई भी एक एटीट्यूडनल चेंज होना ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो 1-2 दिन में नहीं हो सकती है. तो उसमें फिर हमें लगा था कि एक कोर्स जैसी जरूरत है, लेकिन वो आइडिया भी उस समय नया था, कितने लोग उसका रेलेवेंस समझ भी पाएंगे, क्योंकि लिटरेसी के अराउंड फिर भी लगता है लोगों को कि हाँ ये सीखने की बात है कि बच्चों को कैसे रीडिंग सिखाना है, दो इवन दैट इज एन अंडर डेवलप्ड एरिया अपने देश में. लेकिन लाइब्रेरी तो चलो ऐसे जनरल इंटरेस्ट है, जैसे चाइल्ड केयर में माना जाता है कि बच्चों को पालना कोई भी कर लेगा, उसमें अलग सा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वैसे ही लाइब्रेरी तो ठीक है भाई, वहाँ किताबें देखनी है, तो दैट इज हाउ द डोमेन इज अंडरस्टूड. तो उसमें एक
कोर्स जैसा एक गठन लाइब्रेरी एजुकेटर कोर्स के जरिए हमने कोशिश की है। इनिशियली उसको एक डिमांड जनरेट करना वो भी एक अपने आप में काम था, लेकिन अभी धीरे धीरे लगता है कि क्योंकि लाइब्रेरी का काम बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो उस तरीके से देखा जा रहा है। टाटा ट्रस्ट का हिंदी में और बुकवर्म के साथ इंग्लिश में वो कोर्स अभी कुछ सालों से चल रहा है, लेकिन अब अलग अलग और ग्रुप्स भी हैं। तो भले सब लोग कोर्सेज नहीं ऑफर कर रहे हो, लेकिन फिलहाल कुछ अभी अभी एकलव्य ने एक शॉर्ट कोर्स को अनाउंस किया था लाइब्रेरी के ऊपर, या मराठी में यहाँ प्रगत शिक्षण संस्था ने एक इस तरीके का एक कोर्स पायलट किया, या इवन आसाम में एक एलईसी अलमनाई ने वो वर्कशॉप नुमा था, लेकिन अलग अलग लोग अपना लर्निंग लेके और अलग अलग भाषाओं में, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सीख सबसे ज्यादा जो भाषा में हमारी कमांड है उसमें बेहतर हो पाती है। तो उस तरीके की शुरुआत काफी हो रही है, और बहुत चीजों की जरूरत है। आपने भी जिक्र किया था कि एफएलएन के फोरम के तौर पे अलग अलग वर्कशॉप्स दोनों ऑनलाइन मोड में, फिजिकल मोड में ऑफर हो रहे हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बन पा रहे हैं। उसको इंटरेस्टेड लोगों तक कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए, मेरे ख्याल से विप्रो की जो फेलोशिप है उसमें भी उन्होंने अलग अलग रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किया है, जिसमें भी वो लाइब्रेरी के ऊपर एक ऑफर करते हैं, या ऑनलाइन भी ई लर्निंग का कोर्स विप्रो ने भी एक डेवलप करवाया था बुकवर्म से। तो all I'm trying to say is that while the need is much more than what has been fulfilled, there are now many opportunities emerging, and probably that is also part of this formation of this community of practice, which in a way इज एबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके की नीड है, और उसका रिस्पॉन्स फिर धीरे धीरे और फॉर्मुलेट हो पाएगा। तो उसमें भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि यदि जो लोग जुड़े हैं वो यदि बताना चाहेंगे कि किस तरीके के प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स अनफुलफिल्ड अभी है, तो उसमें हम साथ में मिलके भी सोच सकते हैं और कुछ कोशिश करके देख सकते हैं, और करेंगे तभी पता चलेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं। तो वो उस तरीके की यदि एक ओपन बातचीत हो पाती है तो उससे बहुत मदद मिल सकती है, और एक दूसरे के साथ मिलके फिर उस तरीके की और अपॉर्चुनिटीज डेवलप करी जा सकती है। थैंक यू अमृता। कृपा है जिन्होंने हैंड रेज किया है। मुझे लगता है अब हमें ऑडियंस के क्वेश्चंस लेने चाहिए। प्लीज कृपा आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Hi, thank you for organizing this beautiful talk, Reach India, and wonderfully moderated panel. Mridula, thank you. Amrita, thank you. I have a question for you, Mridula. In our library, we have a small, a minor thing that happens very often, which is conflict of ideas. So when we have, for example, somebody even in the chat had mentioned Ranu Main Kya Janu, that book. So with that particular book itself, we had a small conflict of idea. So one of the girls was so inspired by that book, and she went back home and she told her parents that look, my brother is studying in a private school and I am going to a government school. So this sort of created a small argument in the house, and she didn't know how to handle this. And she came back to the library and she spoke to the volunteers, and the volunteers tried to convince her that she was not wrong in any way. And we tried to go and talk to the parents, but the parents were very upset about her reading these kind of books. Many a times it's happened, books like Girls Want Azadi, or those kind of books have posed some sort of a rebellion in children, and which is great, which I appreciate. But when it comes to parents, we are unable to take this matter in a more amicable and a way where it doesn't become an issue. So has there been any such incidents in your library, and your in any of the DCLP libraries?
जी, हमारे TCLP लाइब्रेरी में डेली बेसिस पे बहुत सारा डिबेट रहता है आइडियाज के ऊपर। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक है कि पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बुक्स को ऐसे नहीं समझेंगे कि पेरेंट्स के पास ये बुक्स नहीं पहुंचे और बस हम बच्चों के साथ ही काम करेंगे। तो आई नो इट्स नॉट पॉसिबल कि एकदम एक साथ हर चीज हो जाए। जैसे कि 100 बुक्स के साथ ही आप लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं, तो भी जाने कि आगे जाके 2500 किताबें एक गाइडलाइन है कि हर लाइब्रेरी में उतने आइटम्स कम से कम होना चाहिए। तभी ये गाइडलाइन कहाँ से आया कि बहुत लोग इसमें काम करते करते सीख गए कि एक मिनिमल कलेक्शन, कम लोगों के लिए भी एक मिनिमल कलेक्शन एक रिच एक्सपीरियंस रहता है। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जब हो पाए एक लाइब्रेरी हर इंसान के लिए होना चाहिए, जिसमें वो माँ जो अभी पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, या वो फादर जो बहुत ही बिजी हैं बट शायद वाईफाई के लिए आएगा, या वो पेरेंट्स जो खुद अपने बच्चों के साथ सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, खुद शायद उनके पास एक एक्सपीरियंस नहीं रहा अपने पेरेंट्स से ये चीज सुनने का, तो वो तैयार है कि एक वर्कशॉप हो। बट साथ में वो बहुत खुश हो गए ये सुन के कि वर्कशॉप का पहला दिन पेरेंट्स के लिए है। तो हम डोर टू डोर हफ्ते में कम से कम 2-3 बार जाते हैं, जिसमें 2-3 घंटे हम हर बार बिताते हैं डोर टू डोर काम में। तो जब मैंने अपने बायो में बताया, अपने मतलब स्टोरी मेरा है कि मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का, कि लोगों से बात करना और उनसे समझना कि उनके मन में क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। काफी हम एजिटेशनली बात करते हैं लोगों से, क्या आपके बच्चों को काफी बुक्स मिल रहे हैं स्कूल में, और स्कूल में क्या उनको एनकरेज किया जा रहा है कि बदलते दुनिया में अपने ताकत ढूंढने को। क्या आज जो आपके हाथ फोन है, ये आपने कभी इमेजिन भी किया कि आएगा? कुछ आइडिया है कि आपके बच्चों के हाथ क्या आने वाला है? क्या वो तैयार है उस चीज के लिए? ताकत और तैयारी का कहाँ से आता है, और बुक्स की इसमें क्या रोल है? हम ऐसे एजिटेशनली बात करने में पेरेंट्स इतने जल्दी जुड़ जाते हैं कि हमारे बच्चों के पास नहीं है, हम उनके लिए चाह रहे हैं, वी वांट इट फॉर आवर चिल्ड्रन। And so a lot of times our relationship proactively is about building a good relationship and understanding about why books matter, कि किताबों का क्या रोल है बच्चों के लाइफ में। बस परीक्षा तक वो सीमित नहीं है, वो डिग्री पाने के लिए नहीं है। आई ऑलवेज स्टार्ट विद कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी like amazing चीज है। Like we give respect where respect is due, that people are getting up at 4 a.m. and cleaning other people's houses at 5:30 a.m. ताकि उनके बच्चे स्कूल पहुंचे। तो इसके बाद उनके मन में रहता है कि मेरे बच्चे ठीक है या नहीं, उसके लिए बात करने के लिए हम आ गए हैं। So this matters a lot, that we have relationships with parents. The day one parent was getting very upset at me कि मेरे बच्चे आपके लाइब्रेरी में जाके बिगड़ गए, and another elderly man walking down the gully turned to her and said, मेरे 2 पोतियां बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं इनके साथ। वाह। I was like, finally we've arrived. It takes a little bit of time. तो फाइनल थिंग आई वुड से कि एक लॉन्ग व्यू रखना बहुत जरूरी है। ये जनरेशनल प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग व्यू में अक्सर ये चीज आ जाएगा, मीडियम टर्म में ही आ जाएगा 2-4 साल के अंदर, कि आप अकेले में कम्युनिटी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, आपके जो लीडर्स कम्युनिटी से इमर्ज हो गए हैं। एंड स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट जो किसी का ग्रैंडफादर थे और जो शायद कभी लाइब्रेरी के अंदर कदम नहीं रखे थे, वो लाइब्रेरी के ओनरशिप लेके हर सवाल का जवाब वो खुद देते हैं। We barely ever answer those questions anymore. Members conduct those conversations among themselves about controversial matters of what a library should and shouldn't do. Meanwhile, last thing, now we have lots of young adults in the library, young men who say कि मेरी बहन को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। And I have had young men say with tears in their eyes, that I'm grappling with this, that my sister didn't get it.
and what does this mean for my role in the library? What does this mean for my identity as a feminist? And I know it sounds kind of outlandish, as if कि मैं चांद से होके बात कर रही हूँ, but इस दुनिया के अंदर हम ये बना सकते हैं। लाइब्रेरी एक इतनी ताकतवर चीज है, क्लासरूम के अंदर भी बनाते समय आप एक सम्मान जगह बना सकते हैं जिसमें हर इंसान का जो डिग्निटी किताबों के साथ जुड़ने में, बिकॉज यू नो व्हाट, किताब के अंदर ना हमारी सबसे ऊंची सोच है। कुछ गड़बड़ वाले सोच भी है, बट उसका सामना करने के लिए कबीर है और बहुत सारे लोग हैं। तो this strength is that young person's strength. I don't have to give him that strength. He now knows Kabir or he now knows Nivedita Menon, Seeing Like a Feminist, which thankfully अभी हिंदी में भी available है। तो वो पढ़ के एक दूसरे के साथ like you know बहुत सारे reading circles, क्या नहीं होता है 10 साल के अंदर। थैंक यू वृंदा। Beautifully answered. Thank you. हम बाल मुकुंद जी का प्रश्न लेते हैं और इसके बाद फिर हेलो। इसको, हाँ बाल ये मुकुंद जी क्वेश्चन please। हमारा भी मैम, अच्छा इसके बाद मौका धर्मपाल मिल जी, पाएगा क्या? जी जी, हाँ इसको हम थोड़ा बड़ा जल्दी छोटा लेते सा हैं। क्वेश्चन है मैम, जी जी, बाल बड़ा मुकुंद छोटा जी सा ने, क्वेश्चन है। हाँ बाल मुकुंद जी ने पहले हैंड रेज किया था, तो हम उनको लेके फिर धर्मपाल जी आपसे जरूर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? बाल मुकुंद जी प्लीज आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है कि लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए क्लास में, क्योंकि हम छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए बच्चों को अगर हम जिम्मेदारी देते हैं तो बच्चों को हम क्या क्या पद दे सकते हैं, मतलब पोस्ट, और जो बच्चे खुद व्यवस्थित करें लाइब्रेरी को। और मेरा इसी के साथ में सवाल है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए कोई बुक का सुझाव दे दीजिए जिसको हम पढ़कर लाइब्रेरी मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। कोई ऐसी बुक का नाम सजेस्ट कर दीजिए। अमृता आपसे मुझे लगता है बाल मुकुंद जी मैं आंसर ठीक से चाहते हैं। सुन नहीं पाई हूँ, मैं ठीक से सवाल नहीं सुनाई अच्छा, दिया मेरे को। तो बाल मुकुंद जी पूछ रहे हैं कि स्कूल में जो हम लाइब्रेरी करते हैं उसमें बच्चों को, अगर बच्चे मैनेज कर रहे हैं तो उसमें बच्चों को हम क्या डेजिग्नेशन दे सकते हैं, क्या पोस्ट दे सकते हैं? और दूसरा इनका सवाल था कि अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट को लेके कोई किताब है या कुछ ऐसे कोई पेपर है तो वो अगर उनको सुझाव मिले तो वो भी पढ़ेंगे वो। तो बच्चों को क्या पद दे, मेरा तो यही सुझाव होगा कि आप उन्हीं के साथ बात करके उसको चुन सकते हैं नाम, और वो साथ में निकल के आएंगे तो शायद और मजा आएगा। लेकिन कई स्कूल लाइब्रेरीज में हमने एक बच्चों की चिल्ड्रंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमिटी जैसा कुछ बनाया है, पर आई एम श्योर इट कैन हैव अ मोर क्रिएटिव नेम देन दैट. And if we actually engage with children, I'm sure they'll come up with more interesting sort of ways of constructing it. But the whole concept there being that some other questions were also about the teachers, and getting the teachers involved is an ongoing task, and because teachers are answerable to the system, and that system is primarily interested in exams and not really about many other things, तो वो सभी शिक्षकों में उस तरीके का एक लाइब्रेरी के प्रति ओनरशिप बनाना मुश्किल बात है और समय लगता है, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण जरूर दिखते हैं होते हुए। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कि बच्चे यदि अलग अलग कक्षाओं में से चुन के और उनको रोटेशनल बेसिस पे बेसिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां उनमें बांटी जाती है, तो कई बार वो एक लाइब्रेरी व्यवस्थित तरीके से चलने में जरूर आसानी होती है, और उससे एक उनकी शिक्षा भी होती है कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है। तो इसलिए वो जरूर ही बच्चों का सहयोग और सहभाग बच्चों लाइब्रेरी चलाने में तो जरूर रखना चाहिए। बाकी हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैसे गठन किया जाए, उसमें क्या प्रोसेसेस करी जा सकती है, उस पे एक कुछ उसका एक डिजाइन जैसा बना के पायलट किया है, लेकिन अभी उसको व्यवस्थित रूप से लिखित में अवेलेबल वैसे नहीं है, लेकिन कुछ हम करते हैं तो हम जरूर आपको शेयर करेंगे। ओवरऑल लाइब्रेरी मैनेजमेंट को लेके लाइब्रेरी एजुकेटर्स कोर्स में और उसमें हमने कुछ कुछ साहित्य लिखने की कोशिश की है और जुटाने भी की कोशिश भी की है, तो उसको भी कैसे आप तक पहुंचाना है हम जरूर
कोशिश करेंगे। जो यूट्यूब के चैनल पे कुछ गतिविधियां और एजुकेटर्स को उपयुक्त लगे ऐसे कुछ रिसोर्सेज हमने डाले हैं जो पूरे ओपन सोर्स में ही है, तो आप जरूर उसको भी देख लीजिए और इंडिविजुअली लिखिए, और जो हमारे पास में है और जितनी हमारी समझ बनी है हम बिल्कुल जरूर आपसे शेयर करना चाहेंगे। धर्मपाल जी, आप जल्दी से अपना प्रश्न पूछ लें और हम लोग जी इसको हाँ, फिर wrap up बहुत जल्दी से। मैं प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर हूँ और मेरी सबसे बड़ी चुनौती लाइब्रेरी संचालन जो मुझको लगती है वो ये है कि हमारा अध्यापक पाठक नहीं है, वो साहित्य अनुरागी नहीं है। जब हम खुद साहित्य अनुरागी नहीं होंगे, मैं टाटा ट्रस्ट से भी किताबें मंगा रहा हूँ, 1001 किताबें हमारे यहाँ एकलव्य की, एनबीटी की, सीबीटी की, ढेर सारी किताबें हैं और मैं बहुत रुचि से पढ़ता हूँ, साहित्य में रुचि लेता हूँ। लेकिन मेरे अन्य साथी अध्यापक जो मैं अपने आसपास वातावरण देखता हूँ, तो अध्यापक जब नहीं पढ़ेगा, अध्यापक उसमें मजे ही नहीं ले रहा है, तो बच्चों को हम कहाँ से पाठक बना पाएंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती है जी प्रधानाध्यापक। तो इसके लिए कुछ किया जा रहा है तो कुछ करें तो कुछ बताइए सुझाव में। मैं प्रधानाध्यापक हूँ इसलिए मेरी बहुत बड़ी चिंता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप एक खुद उदाहरण बन रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और आप इस चीज को भी समझ रहे हैं कि टीचर्स एज रीडर्स वो एक कम्युनिटी बनाना भी बहुत ही जरूरी है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बच्चों के इर्द गिर्द जितने उदाहरण उनको दिखेंगे उतना ही हम उनके साथ इस तरीके से उनको रीडर बनाने के यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि आप खुद एक उदाहरण है, तो क्या धीरे धीरे शिक्षकों को उससे जोड़ने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, वो शायद आप कहीं पे भी एक शुरुआत करके देखें उसको लेकर। हम जरूर ये जो एजुकेटर्स कोर्स वगैरह उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें जरूर ये कोशिश रहती है कि इवन इफ इट इज अ लिमिटेड 5 डे 3 डे कॉन्टैक्ट पीरियड, उसमें 1 घंटा रहता है कि सबने बैठ के उसके फैकल्टी भी पढ़ेंगे, पार्टिसिपेंट्स भी पढ़ेंगे, सब लोग किताबें पढ़ेंगे। तो उससे सिर्फ 5 दिन में आदत नहीं बनती है, लेकिन एक एक तरीके का अनुभव यदि हम क्रिएट कर पाए कि पढ़ने से क्या हमें उससे ताकत मिल रही है, मजा मिल रहा है, और फिर एक दूसरे के साथ बांटने से वो और दुगना हो रहा है, तो वो एक एक्सपीरियंस जब तक अपन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि शिक्षकों ने कभी उनके बचपन में उसको नहीं अनुभव किया और हमारे अनफॉर्चुनेटली टीचर एजुकेशन कॉलेजेस में भी हमने वो कभी उनको वो अनुभव नहीं दिया, तो ये एक तरीके से लंबा एक काम है जिसमें समय लगेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि आप आप पढ़ने वाले हैं तो आप जरूर इंस्पायर कर पाएंगे। यदि आप खुद नहीं पढ़ते और आप बताएंगे उनको, तो वो बहुत एक अलग बात हो जाती। और हमने कुछ अलग अलग इस पे लोगों की एक रीडिंग की आदत बनाने की दृष्टि से कुछ प्रयास इवन अलमनाई के साथ कोशिश करके देखी है, तो उस तरीके के कुछ अनुभव जरूर आपके साथ बांटे जा सकते हैं और आप आपके लेवल पे करके देख सकते हैं। मृदुला, maybe you can add something based on your actual experience because that is always very rich. जी थैंक यू मैम, धन्यवाद। और आप जरूर इस तरीके का अनुभव बांटिए जहाँ टीचरों में पढ़ने लिखने के समाज बन रहा हो, एक पाठक समाज बन रहा हो। और मुझे तो इसमें डॉक्टर कृष्ण कुमार की किताब आज से 45 साल पहले उन्होंने लिखी, राज समाज और शिक्षा, जिसमें वो लिखते हैं दरअसल शिक्षक के जीवन में कोई वैचारिक गहराई है ही नहीं। अगर 14-17 साल पढ़ा चुके किसी शिक्षक से कहा जाए आपको ये किताब पढ़नी है, तो आपकी ओर बड़ी दयनीय दशा से देखता है। तो मतलब पूरा एक है अनुच्छेद है, लेकिन उसको मैं पूरा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन ये बड़ा दयनीय दशा है हमारे समाज में कि टीचर पाठक नहीं है, और इसका खामियाजा हमारे पूरे समाज को, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है इस ओर अगर हम कुछ काम कर पाए तो मुझे लग रहा है बेहतर बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल, मैं मैम। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि आई थिंक बिल्डिंग टीचर्स एज रीडर्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू डू टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल धर्मपाल जी, आपका सवाल तो हम सारे लोगों का दर्द है जो उसमें काम कर रहे हैं डोमेन में।
समय से हम बहुत आगे हैं, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो हमारी इतनी प्यारी ऑडियंस है, जो हमारे स्पीकर्स का इतना रिस्पेक्ट करी और इतनी देर तक उन्होंने समय को पूरा बढ़ने के बाद भी वो रुके रहे। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे सवाल थे अमृता, मृदुला, आप दोनों के लिए कुछ चीजें रह गई हैं, पर मुझे उम्मीद है कि हम सब जुड़ते जाएंगे और हम उन क्वेश्चंस को फिर आप सबसे उनके सवालों के जवाब ले पाएंगे, कुछ अपने से भी खोजेंगे। ये हम लोग कोशिश करेंगे। और मृदुला, अमृता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमें इतना सारा समय दिया और हम बहुत सारी चीजें एज अ ऑडियंस हम बहुत सारी चीजें लेकर के जा रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि एक लाइब्रेरी मूवमेंट कैसे आगे बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन में उन चीजों को हम कैसे देख सकते हैं, एक लाइब्रेरी के भीतर हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं पूरी निकाली हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।